आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का मास्टर वीडियो। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के सभी चैप्टर को पूरी तरह से समझेंगे और हर एक टॉपिक कवर करेंगे, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, जीव विज्ञान का परिचय। जी, तो सबसे पहले जीव विज्ञान है क्या? देखिए, एकदम आसान भाषा में कहें तो ये जिंदा चीजों की पढ़ाई है, मतलब सजीवों का अध्ययन। और ये जो शब्द है बायोलॉजी, इसका इस्तेमाल भी तो सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवरियनस ने किया था, शायद 1802 में। बिल्कुल सही। और ये शब्द खुद ग्रीक से आया है। बायोस मतलब जीवन और लोगोस मतलब अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन। हाँ, जीवन का अध्ययन। तो फिर ये कैसे तय होता है कि कोई चीज सजीव है भी या नहीं? मतलब सजीवों में ऐसी क्या खास बात होती है? हाँ, देखिए, विज्ञान ने इसके लिए कुछ पैमाने तय किए हैं। मुख्य रूप से 6 विशेषताएं हैं जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करती हैं। 6? अच्छा जी, पहली है श्वसन यानी रेस्पिरेशन, सांस लेना। हाँ। फिर है वृद्धि यानी ग्रोथ, उसके बाद पोषण न्यूट्रिशन, और पाचन मतलब डाइजेशन। ठीक है। 5वीं है उत्सर्जन एक्सक्रीशन, और छठी जो सबसे जरूरी है वो है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, जैसे पौधे, जी क्या पौधे सजीव हैं? बिल्कुल है। उनमें भी तो वृद्धि होती है, वो प्रकाश संश्लेषण से अपना पोषण लेते हैं जी, और फूलों के जरिए प्रजनन भी करते हैं। लेकिन उनमें उत्सर्जन का क्या मतलब? इंसानों की तरह कोई खास अंग तो नहीं होता? नहीं, अंग नहीं होता, लेकिन उनका तरीका अलग है। वो अपने उत्सर्जी पदार्थ, मतलब जो बेकार पदार्थ हैं, उन्हें अपनी पत्तियों, छाल, फलों या बीजों से बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, तो हाँ, पौधे निश्चित रूप से सजीव हैं। तो मतलब अगर हम देखें, मेज निर्जीव है, पौधे सजीव हैं, और कॉकरोच वो भी सजीव है। बिल्कुल। अब इतने सारे सजीव हैं तो इनको समझने के लिए विज्ञान ने इन्हें अलग अलग शाखाओं में बांटा होगा, है ना? हाँ, मोटे तौर पर बायोलॉजी की 2 सबसे बड़ी शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एक है जंतु विज्ञान जूलॉजी, हम्म। जिसमें हम सारे जीव जंतु और इंसानों के बारे में पढ़ते और हैं। दूसरी? दूसरी है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, जिसमें सभी पेड़ पौधों का अध्ययन होता है। और परीक्षाओं में तो अक्सर इनके जनक, मतलब फाउंडर्स के बारे में बहुत पूछा जाता है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, एरिस्टोटल, अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। अच्छा, और इन्हें जनक क्यों कहा जाता है? मतलब इन्होंने ऐसा क्या खास किया था? देखिए, अरस्तु ने एक किताब लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमलियम। उसमें उन्होंने लगभग 500 तरह के जानवरों का वर्णन किया था। 500 उस जमाने में? जी, और ठीक वैसे ही थियोफ्रेस्टस ने अपनी किताब हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 तरह के पौधों के बारे में लिखा। मतलब इन्होंने ही सबसे पहले एक तरह से लिस्ट बनानी शुरू की। बिल्कुल, एक व्यवस्थित अध्ययन शुरू किया। हाँ, और कुछ और नाम भी हैं जो याद रखने चाहिए, जैसे जीव विज्ञान के जनक भी तो अरस्तु ही हैं, है ना? हाँ, अरस्तु को ही बायोलॉजी का जनक भी माना जाता है। और कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, उसके जनक हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। तो किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका यानी सेल होती है। जी, और जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो वो ऊतक यानी टिश्यू बनाती हैं। ऊतकों से अंग, ऊतकों के समूह से अंग यानी ऑर्गन, और कई अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। और फिर अंग तंत्र से एक पूरा जीव, एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। सही। और इन लाखों करोड़ों जीवों को समझने के लिए ही उनका वर्गीकरण करना जरूरी हो गया। यहीं से वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी की शुरुआत हुई। बिल्कुल, और आधुनिक वर्गीकरण की नींव रखी कैरोलस लिनेयस ने। इसीलिए उन्हें वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो ये टैक्सोनॉमी काम कैसे करती है? इसके क्या चरण होते हैं? इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला है पहचान, आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी नए जीव को पहचानना। ठीक है, पहचान लिया, उसके बाद? उसके बाद है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, मतलब उसे उसके गुणों के आधार पर एक समूह में रखना, जैसे ये उड़ने वाला है या रेंगने वाला है वगैरह। और तीसरा? तीसरा और सबसे जरूरी, नामकरण, नोमेनक्लेचर, उसका एक वैज्ञानिक नाम रखना। ताकि पूरी दुनिया में उसे एक ही नाम से जाना जाए। एकदम सही। तो ये जो वर्गीकरण के सिस्टम थे, ये भी समय के साथ बदले हैं, है ना? जी, सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने ही अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी में 2 जगत वर्गीकरण दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 जगत मतलब? उन्होंने दुनिया के सभी सजीवों को सिर्फ 2 बड़े ग्रुप्स में बांट दिया, पादप जगत यानी प्लांटे और जंतु जगत एनिमेलिया। मतलब या तो कोई चीज पौधा है या जानवर। हाँ, बस। पर इसमें जल्दी दिक्कतें आने लगी। इसके बाद आया 3 जगत वर्गीकरण। जी, वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। उन्होंने पादप और जंतु जगत के अलावा एक तीसरा जगत और जोड़ दिया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, इसमें कौन आते थे? इसमें अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों को रखा गया, जो न तो पूरी तरह से पौधे थे न ही जंतु। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है आज, वो तो कोई और है। हाँ, सबसे आधुनिक और मान्य सिस्टम है R.H. विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो ये 5 जगत कौन कौन से हैं? ये है मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक,
पादप और जंतु। चलिए, तो इन पांचों जगत को एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक। इसका क्या मतलब हुआ? प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, सब कुछ खुला खुला होता है। अच्छा, इसके उदाहरण? इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और दूसरा जगत प्रोटेस्टा? इस जगत के जीव यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ज्यादातर एक कोशिकीय और जलीय होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब जिनमें असली केंद्रक होता है। जी, जिनमें केंद्रक झिल्ली होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमीबा। हाँ, और इसमें एक बहुत खास जीव भी है, यूग्लिना। उसे तो पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो दोनों की तरह व्यवहार करता है। मतलब? जब रोशनी होती है तो वो पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण करता है, और जब अंधेरा होता है तो वो जानवरों की तरह शिकार करता है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। है ना? हाँ। अच्छा, तीसरा जगत है कवक, फंगाई। हाँ, जैसे मशरूम या ईस्ट। हाँ, ये विषम पोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बनाते। ये तो सड़ी गली चीजों पर उगते हैं। जी, इसीलिए इन्हें मृत जीवी भी कहते हैं। ये मरे हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण लेते हैं। ठीक है, चौथा जगत पादप जगत, प्लांटे। ये तो सीधा है, इसमें सभी तरह के पेड़ पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये हमारे इकोसिस्टम के उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स हैं। और आखिरी पांचवा जगत जंतु जगत, एनिमेलिया। जी, इसमें सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जंतु आते हैं, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश से लेकर सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, पक्षी और स्तनधारी जीव। और इंसान भी इसी में शामिल है। हाँ, हम सब जंतु जगत का ही हिस्सा हैं। तो चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं, जानवरों और पौधों के वैज्ञानिक नाम। मेरा मतलब सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही है कि इन मुश्किल से लगने वाले नामों की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं से मतलब सारी कहानी शुरू होती है। आप सोचिए, हम जिसे भारत में शेर कहते हैं, स्पेन में उसे लियोन कहते हैं। जानवर एक ही है पर नाम अलग अलग। तो अगर कोई भारतीय वैज्ञानिक किसी स्पेनिश वैज्ञानिक से बात करना चाहे तो थोड़ी उलझन हो जाएगी। मतलब एक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक कॉमन नाम जो पूरी दुनिया में चले। बिल्कुल, और इस सिस्टम की जो शुरुआत है वो 18वीं शताब्दी में स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, कार्ल लिनेस, उन्होंने की थी। कार्ल लिनियस? हाँ, इसे कहते हैं द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और उन्होंने इसके कुछ कह सकते हैं पक्के नियम भी बनाए। अच्छा, तो ये नियम क्या है? क्योंकि मुझे लगता है परीक्षा के लिए ये बहुत जरूरी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मुख्य तौर पर 6 नियम हैं। पहला, सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होंगे। पर लैटिन ही क्यों? मतलब कोई और भाषा क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज, एक मृत भाषा मानी जाती है। अच्छा, मतलब अब ये आम बोलचाल में नहीं है, तो इसके शब्दों के अर्थ बदलते नहीं है, इससे एक स्थिरता बनी रहती है। ठीक है, ये तो समझ आया। और दूसरा नियम? दूसरा नियम है कि हर नाम में 2 शब्द होंगे। 2 शब्द? जैसे हम इंसानों के लिए होमो सेपियंस। बिल्कुल, और यहीं पर तीसरा और चौथा नियम आता है। पहला शब्द यानी होमो उस जीव के वंश मतलब जीनस को बताता है। जीनस। और दूसरा शब्द सेपियंस उसकी जाति यानी स्पीशीज को बताता है। और मैंने देखा है कि इन्हें लिखने का भी एक खास तरीका होता है, ये हमेशा तिरछे अक्षरों में होते हैं। सही पकड़ा आपने। ये पांचवा और छठा नियम है। वंश का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, जैसे होमो में H। ओके। और जाति का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से। और जैसा आपने कहा, छपाई में ये इटैलिक में होते हैं, और अगर हाथ से लिखें तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक तरह का वैज्ञानिक पता है। चलिए अब कुछ उदाहरणों से समझते हैं। इंसानों का तो हम जान गए, होमो सेपियंस। मेंढक के बारे में बताइए, ये बहुत पूछा जाता है। मेंढक का नाम उसकी आवाज से जुड़ा है। मेंढक की आवाज को हम कहते हैं टर्राना। हाँ, टर। बस उसी से मिलता जुलता नाम है, राना टिग्रीना। अरे वाह, राना टिग्रीना, ये तो याद रखने में आसान है। अच्छा, बिल्ली का क्या? बिल्ली अब एक घरेलू जानवर है ना? हाँ। तो घरेलू के लिए अंग्रेजी शब्द है डोमेस्टिक। हाँ, बस यहीं से उसका नाम बना फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। हाँ। और कुत्ता, वो भी तो घरेलू है। कुत्ता इंसानों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, मतलब फेमिलियर हो जाता है। इसी से उसका नाम बना कैनिस फेमिलियरिस। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब ये नाम रटने के लिए नहीं है, इनके पीछे एक तर्क भी है। बिल्कुल। चलिए अब भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की बात करते हैं। मोर का नाम है पावो क्रिस्टेटस। अब इसे याद रखने की एक मजेदार कहानी है। बताइए। कहते हैं कि मोर अपने पांवों को देखकर रोता है, मतलब क्राई करता है, तो पाओ और क्राई से बना पावो क्रिस्टेटस। ये कहानी तो अब हमेशा याद रहेगी। ये बस याद रखने के लिए है। सही है। अच्छा, गाय और भैंस। भारत में गाय को एक तरह से बॉस का दर्जा देते हैं ना? हाँ, कह सकते हैं। तो बस इसी से याद रखिए, बॉस इंडिकस। और भैंस यानी बफलो का नाम उससे मिलता जुलता है, बुबालस बुबालिस। बॉस इंडिकस। अच्छा, इंडिकस का मतलब इंडिया से है क्या? बिल्कुल, ये शब्द अक्सर उन प्रजातियों के लिए इस्तेमाल होता है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती हैं। अच्छा, अब जंगल की तरफ चलते हैं। शेर और बाघ। शेर यानी लायन का नाम है पैंथेरा लियो।
लियो को आप लायन से जोड़ सकती हैं। पैंथेरा लियो, ठीक है। और बाघ? बाघ यानी टाइगर का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। टाइग्रिस को टाइगर से? एक मिनट, दोनों के नाम में पैंथेरा कॉमन है, इसका क्या मतलब हुआ? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यही इस सिस्टम की खूबसूरती है। एक ही वंश यानी पैंथेरा में होने का मतलब है कि शेर, बाघ, ये सब जेनेटिक रूप से एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मतलब ये एक ही परिवार के सदस्य जैसे हैं? बिल्कुल, ये एक तरह का फैमिली ट्री है। ये तो बहुत ही गहरा है। अच्छा, हाथी और ऊंट का नाम भी बता दीजिए। हाथी एलिफेंट का नाम तो सीधा है, एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस। और ऊंट यानी कैमल का नाम भी मिलता जुलता है, कैमलस डोमिडेरियस। ठीक है। घोड़ा, इसका नाम भी जरूरी है। घोड़े का नाम है इक्वस कैबलस। इसे याद रखने के लिए आप सोच सकती हैं कि पुराने जमाने में कैब क्या होती थी? घोड़ा गाड़ी। बस, तो कैब से बना कैबलस। ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। और वो घरेलू मक्खी जो बहुत परेशान करती है? मक्खी अक्सर मक्खन पर बैठती है, मक्खन यानी मस्का। हाँ। और क्योंकि वो घरेलू है तो नाम हुआ मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। अब पौधों की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम है नीलंबो न्यूसिफेरा। नीलंबो न्यूसिफेरा। और आम? ये तो बहुत ही आम सवाल है। आम यानी मैंगो का नाम बहुत सरल है, मैंगीफेरा इंडिका। अच्छा, इसमें भी इंडिका आया? हाँ, क्योंकि ये भारतीय मूल का है। समझ गई। आलू का नाम अक्सर पूछा जाता है। आलू का नाम है सोलानम ट्यूबरोसम। इसकी भी एक मजेदार कहानी है। हाँ। कहते हैं कि आलू को हर सब्जी के साथ मिला दिया जाता है तो उसे दुख हुआ कि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं, तो उसकी आंखें नम हो गईं और वो रो रहा है। सोलेनम ट्यूबेरोसम, मतलब वैज्ञानिकों में भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे भोजन का आधार यानी धान या चावल? चावल को अंग्रेजी में राइस कहते हैं। इसका नाम है ओराइजा सेटाइवा। राइस और ओराइजा मिलते जुलते हैं। हाँ, सुनने में एक जैसे हैं। और मटर? मटर यानी पी का नाम भी मिलता जुलता है, पिसम सैटिवम। पिसम सैटिवम, ठीक है। नींबू का? नींबू यानी लेमन का नाम है सिट्रस लेमन। ये तो काफी सीधा है। हाँ, सिट्रस फ्रूट से। हाँ। और अनार, पोमोग्रेनेट? अनार में छोटे छोटे दाने होते हैं जिन्हें ग्रेन्स कह सकते हैं, तो उसका नाम है प्यूनिका ग्रेनेटम। ग्रेनेटम पोमोग्रेनेट से? हाँ। ठीक है। अब भारत के राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के पेड़ का क्या नाम है? बरगद का नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। बेंगालेंसिस, मतलब बंगाल से जुड़ा हुआ। एकदम सही। ये नाम दिखाता है कि ये पेड़ बंगाल क्षेत्र में बहुत पाया जाता है। बहुत बढ़िया। और गेहूं? गेहूं का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। और अंत में एक पौधा जो लगभग हर भारतीय घर में होता है, तुलसी। तुलसी की मौजूदगी से घर का आंगन मतलब शानदार लगता है। शानदार के लिए अंग्रेजी का शब्द है ऑसम। ऑसम। उसी से मिलता जुलता याद रख सकते हैं, ओसिमम सैंक्टम। यहाँ सैंक्टम शब्द का मतलब ही पवित्र होता है, जो तुलसी के दर्जे को बिल्कुल सही बताता है। ठीक है, अब अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है कोशिका। तो कोशिका मतलब ये है क्या? असल में ये सभी जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हमारा पूरा शरीर ऐसी ही अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना है। बिल्कुल। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? मतलब सबसे पहले किसने खोजा इसे? सबसे पहली खोज हुई 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन उन्होंने एक मृत कोशिका, एक डेड सेल को खोजा था। अच्छा, एक मृत कोशिका, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं ना? एकदम सही। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? पहली जीवित कोशिका मतलब लिविंग सेल, उसकी खोज 1674 में ल्यूवेनहॉक ने की थी। ओह अच्छा, तो दोनों नाम याद रखने जरूरी हैं। मृत कोशिका के लिए रॉबर्ट हुक और जीवित के लिए ल्यूवेनहॉक। जी। इसके बाद ही फिर कोशिका सिद्धांत आया होगा, जिसे श्लाइडन और श्वान ने दिया था। हाँ बिल्कुल। इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु हैं। हम्म। पहला तो ये कि हर जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। सिर्फ एक कोशिका से? हाँ। और दूसरा, हर जीव का शरीर या तो एक कोशिका का बना है या फिर कई कोशिकाओं का। और तीसरा पॉइंट शायद केंद्रक से जुड़ा है। सही पकड़ा। कोशिका की उत्पत्ति प्रक्रिया में केंद्रक यानी न्यूक्लियस मुख्य भूमिका निभाता है। वही पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर आते हैं, जैसे दुनिया की सबसे छोटी कोशिका। वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। जी। और सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग का अंडा। हाँ, ये तो काफी आम जानकारी है। जी। अब मानव शरीर की बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वो है शुक्राणु यानी स्पर्म, जो पुरुषों में पाया जाता है। और सबसे बड़ी? सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु यानी ओवम, जो महिलाओं में पाया जाता है। यहाँ एक और बात पर ध्यान देना होगा। जी। सबसे लंबी कोशिका, क्योंकि बड़ी और लंबी में अंतर है। बिल्कुल। सबसे लंबी कोशिका है तांत्रिक कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। न्यूरॉन। हाँ, तो बड़ी और लंबी का ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब कोशिका के अंदर चलते हैं, इसकी संरचना को देखते हैं। सबसे बाहरी परत से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर होती है कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन। ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में होती है। और इसका काम क्या है? ये अर्धपारगम्य होती है, सेमी परमिएबल, मतलब ये कंट्रोल करती है कि कोशिका के अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। एक तरह का गेटकीपर। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन पादप कोशिकाओं में इसके बाहर एक और परत होती है। अच्छा। जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं।
ये सिर्फ पौधों में होती है और उन्हें कठोरता देती है। और ये बनी किस चीज से होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। वैसे जीवाणुओं में ये पेप्टिडोग्लाइकिन और कवक में काइटिन की बनी होती है। समझ गया। अब कोशिका के केंद्र में आते हैं, मतलब केंद्रक पर। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जैसा हमने पहले भी कहा, ये पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। केंद्र के पास ये जो जाली जैसी संरचना है, ये क्या है? इसे कहते हैं अंतःप्रद्रवीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके भी 2 प्रकार हैं। एक होती है चिकनी स्मूथ ईआर, जो कार्बोहाइड्रेट और वसा बनाती है, और दूसरी होती है खुरदरी रफ ईआर। और वो खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि उस पर राइबोसोम चिपके होते हैं। राइबोसोम, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं और ये कोशिका का सबसे छोटा अंग भी है। अच्छा, ये सबसे छोटा है? हाँ, और राइबोसोम भी 2 तरह के होते हैं। 70S जो बैक्टीरिया जैसे छोटे जीवों में मिलता है, और दूसरा? और 80S जो हम मनुष्यों और पौधों जैसी विकसित कोशिकाओं में पाया जाता है। ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा के लिए है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस। जी, या ऊर्जा ग्रह। इसका काम है भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा बनाना, एटीपी के रूप में। मैंने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं। हाँ, उन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी, ओके। अगला अंग है लाइसोसोम। लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अच्छा, तो जब कोशिका का कोई अंग काम नहीं करता तो ये उसे नष्ट कर देता है, और जब पूरी कोशिका ही काम करना बंद कर देती है तो ये खुद फट जाता है और पूरी कोशिका को ही खत्म कर देता है। वाह, तो ये सफाई का काम भी करता है। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद है गोल्जी का, यानी गोल्जी बॉडी। इसका काम है पदार्थों का परिवहन करना। आप इसे कोशिका का ट्रैफिक मैनेजर कह सकते हैं। ट्रैफिक मैनेजर, दिलचस्प है। फिर आता है तारककाय यानी सेंट्रोजोम। ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है, केवल जंतु कोशिकाओं में। जी। और ये रसधानी क्या है? वैक्यूल्स? इनका काम है जल और दूसरे तरल पदार्थों को जमा करना। पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़ी होती हैं और जंतु कोशिकाओं में काफी छोटी। अच्छा, और अब आखिरी? लवक यानी प्लास्टिड्स। हाँ, लवक। ये भी केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये तो प्रकाश संश्लेषण वाला है। बिल्कुल, ये भोजन बनाता है। इसे पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं। रसोई, ठीक है। दूसरा? दूसरा है अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन होता है और जड़ों में पाया जाता है, जहां ये भोजन संग्रह करता है। और तीसरा? तीसरा है वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। ये फलों और फूलों को रंग देता है। अच्छा, जैसे टमाटर का लाल रंग। हाँ, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण और चुकंदर का रंग बीटानिन के कारण होता है। बहुत बढ़िया। तो आप जल्दी से जंतु और पादप कोशिका में मुख्य अंतर देख लेते हैं। ठीक है। जंतु कोशिका आमतौर पर गोलाकार होती है, जबकि पादप कोशिका चौकोर होती है। और जंतु कोशिका में सीलिया और फ्लैजेला होते हैं, जो गति में मदद करते हैं। सही है। और पादप कोशिका में, जैसा हमने देखा, कोशिका भित्ति, लवक और एक बहुत बड़ी रसधानी होती है, जो जंतु कोशिका में नहीं होती। ठीक है। कोशिकाओं को एक और आधार पर भी बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनमें क्या फर्क है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मतलब अर्धविकसित होती हैं। इनमें केंद्रक ठीक से विकसित नहीं होता और 70S राइबोसोम होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया? बिल्कुल। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं पूरी तरह से विकसित होती हैं। मतलब इनमें विकसित केंद्रक होता है। हाँ, विकसित केंद्रक होता है और 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, जैसे पौधे और जानवर। समझ गया। मतलब प्रोकैरियोटिक अविकसित हैं और यूकैरियोटिक पूरी तरह से विकसित। एकदम सही। कोशिका विभाजन, कभी सोचा है कि एक छोटा सा काट या कोई घाव वो कुछ दिनों में कैसे ठीक हो जाता है और त्वचा एकदम पहले जैसी हो जाती है? या ये कि हम एक छोटे से बच्चे से एक पूरे वयस्क के रूप में कैसे विकसित होते हैं? इन सब सवालों का जवाब दरअसल एक ही प्रक्रिया में छिपा है, कोशिका विभाजन। आज हम इसी अद्भुत प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसकी नींव एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पर रखी गई है। 1855 में विर्चो ने कहा था, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। जिसका मतलब है? इसका मतलब है कि हर नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। बस यहीं से हमारी आज की सारी चर्चा शुरू होती है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम अक्सर ये मदर सेल और डॉटर सेल जैसे शब्द सुनते हैं। इनका क्या मतलब है? अरे बहुत सरल है। देखिए, जो मूल कोशिका विभाजित होती है उसे मातृक कोशिका या मदर सेल कहते हैं। अच्छा। और विभाजन के बाद जो नई कोशिकाएं बनती हैं उन्हें पुत्री कोशिका या डॉटर सेल कहा जाता है। समझ गया। तो चलिए सबसे सरल प्रकार के विभाजन से शुरू करते हैं, असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। हाँ, असूत्री विभाजन सबसे कह सकते हैं कि सबसे सीधा तरीका है।
ये ज्यादातर अविकसित कोशिकाओं में होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक जीवों में। जैसे बैक्टीरिया? हाँ, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा और नीलहरित शैवाल। इसमें कोई जटिल चरण नहीं होते हैं। बस कोशिका का केंद्रक थोड़ा लंबा होता है, खिंचता है और फिर कोशिका सीधे दो भागों में बंट जाती है। बस। मतलब कोई तैयारी नहीं, कोई नियम नहीं, बस सीधा बंटवारा। बिल्कुल। खैर, यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अब बात करते हैं समसूत्री विभाजन की, माइटोसिस, वो प्रक्रिया जो हमारे घावों को भरती है और हमें बढ़ने में मदद करती है। हाँ बिल्कुल, इस प्रक्रिया को सबसे पहले वॉल्थर फ्लेमिंग ने जंतु कोशिकाओं में देखा था, और ये हमारी कायिक कोशिकाओं मतलब सोमैटिक सेल्स में होता है। कायिक कोशिकाएं यानी वो सारी कोशिकाएं जिनसे हमारा पूरा शरीर बना है, त्वचा, हड्डी, मांसपेशियां, सब कुछ। इसका मुख्य काम है शरीर की वृद्धि करना और जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करना। इसके नाम में ही समसूत्री है, जिसका मतलब है समान गुणसूत्र। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि विभाजन के बाद जो दो पुत्री कोशिकाएं बनेगी, उनमें गुणसूत्रों की संख्या ठीक उतनी ही होगी जितनी मातृ कोशिका में थी। अच्छा। जैसे मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो जब एक कोशिका विभाजित होगी तो उससे बनने वाली दोनों नई कोशिकाओं में भी 46 गुणसूत्र ही होंगे। ओह, और शायद इसीलिए जब त्वचा पर चोट लगती है तो नई त्वचा ही बनती है, कोई दूसरा अंग नहीं बच जाता। एकदम सही पकड़ा, कॉपी एकदम परफेक्ट होती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को समझते हैं। ये होती कैसे? देखिए, ये प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 अवस्थाओं में पूरी होती है। 2 अवस्थाएं? हाँ, पहली है अंतरावस्था यानी इंटरफेस। ये तैयारी की अवस्था है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि कोशिका विभाजन के कुल समय का लगभग 95% इसी में लगता है। 95% बस तैयारी में? हाँ, कोशिका इस दौरान विभाजन के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करती है। और दूसरी अवस्था है सूत्री अवस्था यानी माइटोसिस फेज। ये असली विभाजन की अवस्था है। ये भी 2 चरणों में होती है। पहले केंद्रक का विभाजन, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो पहले केंद्र का विभाजन, इसकी क्या चरण है? ये तो काफी जटिल लगता है। नहीं, अगर हम इसे कहानी की तरह देखें तो आसान है। इसके 4 मुख्य चरण हैं। पहला है प्रोफेस या पूर्वावस्था। इसमें गुणसूत्र झुंड में दिखाई देने लगते हैं और तारककाय यानी सेंट्रोसोम कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, वो सिरों पर चले गए। हाँ, अब आता है दूसरा चरण, मेटाफेज, मध्यावस्था। इसमें सारे गुणसूत्र कोशिका के बिल्कुल बीच में आकर एक सीधी लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक लाइन में? वाह। हाँ, और गुणसूत्रों का अध्ययन करने के लिए ये सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। इसी समय तारककाय से स्पिंडल फाइबर मतलब तर्कुतंतु निकलते हैं। ठीक है, गुणसूत्र बीच में है और स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं। अब आता है एनाफेज, पश्चावस्था। ये सबसे छोटी अवस्था है। इसमें स्पिंडल फाइबर गुणसूत्रों को अपनी अपनी ओर मतलब ध्रुवों की ओर खींचते हैं। एक तरह की रस्साकशी। बिल्कुल। और फिर आता है चौथा और आखिरी चरण, टीलोफेज, अंत्यावस्था। गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और उनके चारों ओर एक नई केंद्रक झिल्ली बन जाती है। तो इस तरह एक ही कोशिका के अंदर 2 केंद्रक बन जाते हैं। ये तो अजीब है। अब आगे क्या? हाँ, तो अब होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें कोशिका द्रव्य विभाजित होता है और एक कोशिका से 2 अलग-अलग एकदम समान पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। कमाल है। तो ये सब प्रजनन के लिए क्या मायने रखता है? मुझे लगता है यहीं पर हमारा तीसरा प्रकार, अर्धसूत्री विभाजन आता है। बिल्कुल, मियोसिस। ये विभाजन केवल जनन कोशिकाओं मतलब जर्म सेल्स में होता है, पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में अंडाणु बनाने के लिए। और इसके नाम अर्धसूत्री का मतलब है आधे गुणसूत्र। हाँ, पर आधे क्यों? ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें एक मात्र कोशिका जिसमें 46 गुणसूत्र हैं, उससे 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, और हर पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी यानी सिर्फ 23 होती है। अच्छा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि निषेचन के समय जब 23 गुणसूत्रों वाला शुक्राणु 23 गुणसूत्रों वाले अंडाणु से मिलता है, तब जाकर एक 46 गुणसूत्रों वाली नई कोशिका बनती है। समझ गया। अगर ऐसा ना हो तो हर पीढ़ी में गुणसूत्र दुगने होते जाएंगे। बिल्कुल, जो कि असंभव है। इस प्रक्रिया में मैंने क्रॉसिंग ओवर का भी जिक्र सुना है। ये क्या है? क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ये प्रोफेज 1 चरण में होता है। प्रोफेज 1। हाँ, इसकी भी अपनी उपअवस्थाएं हैं, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये कि इस प्रक्रिया में माता और पिता से मिले गुणसूत्रों के जोड़े आपस में अपने आनुवंशिक पदार्थ मतलब जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करते हैं। अच्छा, अदला बदली करते हैं। हाँ, और इसी वजह से संतानों में आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक वेरिएशन आती है, और इसीलिए बच्चे अपने माता पिता की हूबहू कॉपी नहीं होते। वाह, तो यही वो वजह है। जी। प्रोफेज 1 की एक उपअवस्था है पैकेटीन, क्रॉसिंग ओवर उसी में होता है। और एक और है जाइगोटीन, जिसमें गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं, उसे सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम दोनों प्रक्रियाओं को साथ में देखें तो इनके बीच मुख्य अंतर क्या है? समसूत्री और अर्धसूत्री। इसे संक्षेप में समझते हैं। पहला है स्थान।
समसूत्री विभाजन शरीर की कोशिकाओं में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ जनन कोशिकाओं में। ठीक है। एक शरीर में, दूसरा जनन में। दूसरा परिणाम। समसूत्री में एक कोशिका से दो समान कोशिकाएं बनती हैं, अर्धसूत्री में 1 से 4 और वो भी अलग अलग कोशिकाएं बनती हैं। 2 बनाम 4 और समान बनाम अलग। समझ गया। तीसरा गुणसूत्र संख्या। समसूत्री में संख्या समान रहती है 46 से 46, अर्धसूत्री में यह आधी हो जाती है 46 से 23। ये तो सबसे बड़ा अंतर है। हाँ। चौथा है उद्देश्य। समसूत्री का उद्देश्य है वृद्धि और मरम्मत, जबकि अर्धसूत्री का उद्देश्य है लैंगिक प्रजनन। मेंटेनेंस बनाम क्रिएशन। बिल्कुल। और पांचवा और सबसे जरूरी अंतर है विविधता का। समसूत्री में कोई आनुवंशिक विविधता नहीं आती, जबकि अर्धसूत्री क्रॉसिंग ओवर के कारण विविधता पैदा करता है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, जंतु ऊतक। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ऊतक या टिश्यू असल में है क्या। हम हमेशा कोशिका यानी सेल के बारे में सुनते हैं, लेकिन ऊतक कहाँ फिट होता है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऊतक मतलब सिर्फ कोशिकाओं का एक ढेर नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक विशेषज्ञ टीम है। विशेषज्ञ टीम। हाँ, सबसे छोटी इकाई तो कोशिका ही है, लेकिन जब कई एक जैसी कोशिकाएं एक खास काम करने के लिए एक साथ आती हैं, तो वो ऊतक बनाती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का स्पेशलाइजेशन है। हाँ, मतलब कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, जैसे हमारा पेट या दिल। बिल्कुल। और ऊतकों के समूह से अंग बनता है, फिर अंग तंत्र और उसे पूरा शरीर। और ऊतक के इसी अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी। और ये शब्द टिश्यू, ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? टिश्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, बिशॉक, उन्होंने किया था। लेकिन हिस्टोलॉजी की जो शुरुआत है, उसका श्रेय इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मैल्पिघी को जाता है। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। चलिए, तो हो गई इसकी बुनियाद। अब इसे और गहराई से समझते हैं। जंतु ऊतक ये कितने प्रकार के होते हैं? मोटे तौर पर देखें तो जंतु ऊतक 4 मुख्य प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के? हाँ। पहला है उपकला ऊतक, मतलब एपिथेलियल टिश्यू। ये शरीर की बाहरी और भीतरी परत बनाता है। ठीक है। दूसरा है पेशी ऊतक, यानी मस्कुलर टिश्यू, जिससे मांसपेशियां बनती हैं और गति होती है। तीसरा है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। ये संवेदनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। और चौथा? और चौथा है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम है शरीर के अलग अलग अंगों को, आप कह सकती हैं, जोड़ने का। अच्छा, तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले उपकला ऊतक। आपने कहा ये परत बनाता है। हाँ। तो इसका मुख्य काम क्या हुआ? सुरक्षा देना? बिल्कुल। इसका मुख्य काम है शरीर की खुली सतहों को सुरक्षा देना। हमारी जो त्वचा है वो इसी ऊतक से बनी है। ओह, तो हमारी स्किन। हाँ, यह हमें चोटों से बचाता है, शरीर को एक तरह से सुंदरता देता है और ठंड से भी बचाता है। और जब इस ऊतक में कमी होने लगती है तो झुर्रियां पड़ने लगती हैं। दिलचस्प है। तो क्या ये हर जगह एक जैसा होता है, मतलब त्वचा पर और शरीर के अंदर भी? नहीं, यहीं पर इसका वर्गीकरण आता है। कोशिकाओं के आकार के आधार पर इसके भी 4 मुख्य प्रकार हैं। अच्छा। पहला है सरल शल्की उपकला। इसकी कोशिकाएं चपटी होती हैं। यह हमारी त्वचा की बाहरी सतह, रक्त नलिकाओं और जो फेफड़ों के वायुकोश हैं वहां पाया जाता है। चपटा, ताकि चीजें आसानी से आर पार जा सकें। बिल्कुल सही। गैसों का आदान प्रदान आसान हो जाता है। फिर आता है स्तरित उपकला। इसमें कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। ये त्वचा को कटने फटने से बचाती है। एक मोटी दीवार की तरह। हाँ, कह सकते हैं। तीसरा है घनाकार उपकला। इसकी कोशिकाएं, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, घन के आकार की होती हैं। और इसका काम? इसका मुख्य काम है स्राव और अवशोषण, जैसे हमारी लार ग्रंथियों में या गुर्दे की नलिकाओं में। ठीक है। और चौथा? चौथा है स्तंभाकार उपकला। इसकी कोशिकाएं लंबी और पतली होती हैं, स्तंभ जैसी। ये हमारे आंतों की अंदरूनी परत में पाया जाता है, जहां उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं। तो ये हो गया उपकला ऊतक। अब आते हैं पेशी ऊतक पर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका संबंध तो मांसपेशियों से ही होगा। एकदम सही। ये ऊतक लंबी और पतली कोशिकाओं से बना होता है, जो हमारे शरीर की मांसपेशियां बनाती हैं। इनमें एक खास तरह का प्रोटीन होता है। प्रोटीन? हाँ, संकुचनशील प्रोटीन या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसी के कारण हम अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ और फैला सकते हैं, जिससे गति होती है। तो क्या हम अपनी सभी मांसपेशियों को अपनी मर्जी से हिला सकते हैं? मेरा मतलब, जैसे हम हाथ हिलाते हैं, क्या पेट की मांसपेशियों को भी वैसे ही कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, और इसी आधार पर पेशी ऊतक 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के? हाँ, पहली है रेखीय या स्वैच्छिक पेशी। ये वो हैं जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं और जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, जैसे हाथ, पैर और गर्दन की मांसपेशियां। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स। और दूसरी हैं अरेखीय या अस्वैच्छिक पेशी। इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ये शरीर के भीतरी अंगों में होती हैं, जैसे आहार नली और आमाशय। वहां भोजन अपने आप पचता है, हमें सोचना नहीं पड़ता। और एक दिल भी तो है, वो भी तो एक पेशी है, पर वो हमारी मर्जी से नहीं धड़कता। तो वो क्या अस्वैच्छिक है? हाँ, लेकिन वो एक तीसरी बहुत खास कैटेगरी में आता है, हृदय पेशी या कार्डियक मसल। यह सिर्फ और सिर्फ हृदय में पाई जाती है, और ये भी अस्वैच्छिक ही होती है। मतलब हमारा दिल हमारी मर्जी से नहीं धड़कता। ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अगला है
तंत्रिका ऊतक, ये तो शरीर के कम्युनिकेशन सिस्टम जैसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमारे शरीर का कह सकते हैं वायरिंग सिस्टम है। ये ऊतक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। और इसका काम? इसका काम है संवेदनाओं को, जैसे दर्द या स्पर्श, को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बहुत तेजी से पहुंचाना। और इसकी जो कोशिका होती है उसे न्यूरॉन कहते हैं, वही इसकी मुख्य इकाई है। न्यूरॉन, समझ गई। और अब आते हैं आखिरी वाले पर, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम क्या है? इसका काम, जैसा नाम से पता चल रहा है, शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ना है। ये एक तरह का आप कह सकती हैं गोंद है जो शरीर को एक साथ रखता है। गोंद? इसके कुछ उदाहरण देंगे? क्या हड्डियां भी इसी में आती हैं? हाँ, हड्डियां इसका सबसे अच्छा और सबसे ठोस उदाहरण है। अच्छा। इसके अलावा और भी कई उदाहरण हैं, जैसे अस्थि यानी बोन। ये शरीर को सहारा और सुरक्षा देती है। इसकी कोशिका को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ऑस्टियोसाइट, ठीक है। फिर है उपास्थि यानी कार्टिलेज। ये एक नरम हड्डी जैसी होती है जो जोड़ों को चिकना बनाती है। ये हमारे कान और नाक के ऊपरी हिस्से में भी पाई जाती है। अच्छा, जो नरम हिस्सा है। हाँ, और इसकी कोशिका को कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। ठीक है। एक और कंफ्यूजन जो अक्सर होता है वो है टेंडन और लिगामेंट में। हाँ, ये बहुत जरूरी है। दोनों ही संयोजी ऊतक हैं। देखिए, टेंडन जो है वो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। मांसपेशी से हड्डी। हाँ, और लिगामेंट वो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। इसे याद रखना आसान है। लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ये तो बहुत काम की जानकारी है। और कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है जो शायद सबसे अनोखा है, वो है रक्त। खून। खून एक संयोजी ऊतक है। हाँ, रक्त एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। ये भी तो पूरे शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाकर उन्हें जोड़ता ही है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, पोषक पदार्थ और विटामिन। जी बिल्कुल, एक बहुत ही जरूरी विषय है ये। अक्सर हम सोचते हैं कि हम दाल चावल या रोटी खा रहे हैं, पर शरीर इसे कैसे समझता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शरीर को दाल या चावल से मतलब नहीं है। वो सिर्फ भोजन में मौजूद रासायनिक घटकों को पहचानता है। पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स। हाँ बिल्कुल, न्यूट्रिएंट्स। यही वो चीजें हैं जिनसे शरीर को ऊर्जा मिलती है, वो खुद की मरम्मत करता है और बीमारियों से भी लड़ता है। अच्छा, तो समझने के लिए क्या हम इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं? हाँ, आसानी के लिए हम इन्हें 3 टीमों में रख सकते हैं। पहली टीम है एनर्जी देने वालों की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट आते हैं। एनर्जी प्रोवाइडर्स, ठीक है। दूसरी टीम है शरीर बनाने वालों की, मतलब बॉडी बिल्डर्स। इसमें प्रोटीन और पानी है। और तीसरी? तीसरी टीम है प्रोटेक्टर्स की, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, यानी विटामिन्स और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स। ये नाम तो बहुत कॉमन है। जी, इसके नाम में इसका मतलब छुपा है। कार्बो यानी कार्बन और हाइड्रेट मतलब पानी, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। अच्छा, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक। हाँ, जिनका अनुपात 1:1 होता है। इसका बस एक ही मुख्य काम है, शरीर को फटाफट एनर्जी देना। लगभग 55 से 65% ऊर्जा हमें इसी से मिलती है। और कितनी ऊर्जा? मतलब अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया तो? 1 ग्राम से करीब 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और स्रोत तो आप जानते ही हैं, अनाज, आलू, केला, शहद, ये सब। इनमें मिठास होती है, तो इन्हें शर्करा या शुगर भी कहते हैं, है ना? एकदम सही। पर सभी शुगर एक जैसी नहीं होती। ये उनकी बनावट पर निर्भर करता है। अच्छा, कितने तरह की होती हैं? मोटे तौर पर 3। सबसे सरल है मोनोसैकेराइड। मोनो मतलब एक। 1 यूनिट वाली शुगर। हाँ, ये खाते ही तुरंत खून में मिलकर एनर्जी देती है, जैसे ग्लूकोज। अच्छा, जैसे खिलाड़ियों को देते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए? बिल्कुल, ग्लूकोज शरीर का ईंधन है। इसी ग्रुप में फ्रक्टोज भी है, जो फलों और शहद में मिलता है। ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। ठीक है, तो मोनो के बाद डाई आता होगा, डाइसैकेराइड। सही पकड़ा। इसमें 2 मोनोसैकेराइड अणु जुड़ जाते हैं, जैसे अपनी नॉर्मल चीनी सुक्रोज, वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनती है। और दूध में भी तो एक शुगर होती है। हाँ, लैक्टोज, वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनती है। और अंकुरित अनाज में मॉल्टोज होता है। और तीसरा प्रकार, पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब बहुत सारे। जी हाँ, ये हजारों मोनोसैकेराइड की एक बहुत लंबी और जटिल चेन होती है। इसका काम है ऊर्जा को स्टोर करना। जैसे पौधों में स्टार्च। बिल्कुल, आलू, चावल, इन सब में स्टार्च ही तो है। और एक मजेदार बात, जो दवा के कैप्सूल का खोल होता है ना, हाँ। वो भी स्टार्च के बना होता है। अरे वाह, ये तो नहीं पता था। और हम इंसानों में एनर्जी कैसे स्टोर होती है? हम में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में जमा होती है। ये भी एक पॉलीसैकेराइड है। तो ये हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन लंबे समय के लिए एनर्जी स्टोर करने का काम तो फैट करता है ना? एकदम। यहीं पर हमारी दूसरी एनर्जी प्रोवाइडर टीम आती है, वसा यानी फैट्स। अगर कार्ब्स आपकी जेब का कैश है, तो फैट आपके बैंक का फिक्स डिपॉजिट है। क्या बात है, मतलब प्रति ग्राम ज्यादा एनर्जी? बहुत ज्यादा। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, सबसे ज्यादा। और इसके स्रोत? मक्खन, घी, दूध, तेल, मांस, ये सब। ये ऊर्जा देने के अलावा हमारे अंगों को चोट से भी बचाता है और शरीर का तापमान भी कंट्रोल करता है। लेकिन फैट्स में गुड फैट और बैड फैट वाली बात हमेशा सुनते हैं, ये क्या है? ये जानना बहुत जरूरी है। पहला है संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट, जैसे मक्खन, घी। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो इसे कम खाना चाहिए। और गुड फैट? वो है असंतृप्त वसा या अनसैचुरेटेड फैट।
मूंगफली, जैतून का तेल इनमें मिलता है। ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है। और एक ट्रांस फैट भी होता है कहते हैं, वो सबसे खराब है। ट्रांस फैट सबसे खतरनाक है। ये होता तो अनसैचुरेटेड फैट ही है, पर इसे फैक्ट्रियों में प्रोसेस करके बदला जाता है क्यों? ताकि खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। लेकिन इस प्रोसेस में ये इतना बदल जाता है कि शरीर इसे पहचान नहीं पाता और ये सीधे बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। जितने भी फास्ट फूड, पिज्जा हैं, सब में यही होता है। समझ गई। तो अब आते हैं बॉडी बिल्डर्स पर, मतलब प्रोटीन। जी, प्रोटीन। इसकी बनावट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है। ये 20 तरह के अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड मतलब? बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्कुल। जैसे ईंटों से घर बनता है, वैसे ही अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से हमारा शरीर। तो इसका मुख्य काम शरीर बनाना और उसकी मरम्मत करना है। एकदम सही। अंगों, मांसपेशियों, ऊतकों का विकास और उनकी टूट-फूट ठीक करना। वैसे जरूरत पड़ने पर ये ऊर्जा भी दे सकता है, कार्ब्स के बराबर। और इसके सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं? पौधों में तो सोयाबीन सबसे बेस्ट है। करीब 42% प्रोटीन होता है। फिर दालें, दूध, पनीर, अंडा, मांस, ये सब है। शरीर के अंदर भी तो खास तरह के प्रोटीन होते होंगे। बहुत सारे, जैसे खून में हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन पहुंचाता है। हाँ। हड्डियों में कोलेजन होता है। कोलेजन, ये तो मैंने सुना है। हाँ, और कोलेजन मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। हमारी मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन होते हैं। बाल और नाखून भी केराटिन प्रोटीन से बने। वाह। और अगर बच्चों में इसकी कमी हो जाए तो बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। एक है क्वाशियोरकर, जिसमें हाथ पैर सूख जाते हैं और पेट फूल जाता है। और दूसरी है मेरास्मस या सूखा रोग। इसमें शरीर पूरी तरह सूख जाता है। ये तो काफी गंभीर है। अब आते हैं हमारी तीसरी टीम पर, प्रोटेक्टर्स, यानी मिनरल्स और विटामिन्स। जी। पहले खनिज यानी मिनरल्स की बात करते हैं। इनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, पर इनके बिना काम नहीं चलता। जैसे कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है। कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और आयरन की कमी से तो एनीमिया होता है। सही कहा। आयरन हीमोग्लोबिन का मुख्य हिस्सा है। इसके लिए पालक, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इसी तरह आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए जरूरी है, जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, विटामिन्स। ये ऊर्जा तो देते नहीं, फिर इतने जरूरी क्यों है? आपने सही कहा, ये ऊर्जा नहीं देते। आप इन्हें शरीर की फैक्ट्री का मैनेजर समझ सकती हैं। ये खुद काम नहीं करते, पर इनके बिना कोई काम ठीक से होता भी नहीं। मतलब ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल, ये मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं और हमें रोगों से बचाते हैं। 1912 में कश्मीर फंक ने ये विटामिन शब्द दिया था। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील हैं, मतलब ये शरीर में जमा नहीं होते और एक्स्ट्रा होने पर बाहर निकल जाते हैं। तो इन्हें हमें रोज लेना पड़ता होगा? हाँ, रोज इनकी जरूरत होती है। जबकि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील हैं। ये हमारे फैटी टिश्यू में जमा हो जाते हैं। चलिए कुछ जरूरी विटामिन को जल्दी से देख लेते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए यानी रेटिनॉल, ये आंखों के लिए बेहद जरूरी है। कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। गाजर, सुनहरा चावल, आम इसके अच्छे स्रोत हैं। अगला विटामिन सी, इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड, ये कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो त्वचा के लिए जरूरी है। इसलिए ये घाव जल्दी भरता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और ये खट्टे फलों में मिलता है, जैसे आंवला, नींबू। बिल्कुल, आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत है। और विटामिन डी यानी सनशाइन विटामिन। जी, कैल्सीफेरॉल, हमारी त्वचा इसे सूरज की रोशनी में बनाती है। ये शरीर में कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। इसकी कमी से तो बच्चों में रिकेट्स होता है ना? हाँ, बच्चों में रिकेट्स, जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। अब बात करते हैं विटामिन ई की। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। सही है। विटामिन ई या टोकोफेरॉल एक एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा को स्वस्थ रखता है। ये जनन क्षमता के लिए भी जरूरी है। इसकी कमी से महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता की समस्या हो सकती है। और आखिरी विटामिन के। विटामिन के यानी फिलोक्विनोन, इसका सबसे बड़ा काम है खून का थक्का बनाना। अगर इसकी कमी हो तो चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होगा। ये तो हुए फैट में घुलनशील। अब आते हैं उस बड़े परिवार पर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये एक पूरा परिवार है और हर सदस्य का अपना एक खास काम है। इसमें सबसे जरूरी कौन कौन से हैं? वैसे तो सभी जरूरी हैं, पर B1 थायमिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। B2 की कमी से त्वचा फटती है। मैंने B3 की कमी से होने वाले पेलाग्रा के बारे में पढ़ा है, जिसे 4D सिंड्रोम कहते हैं। हाँ, विटामिन B3 यानी नियासिन, 4D सिंड्रोम, क्योंकि इसके 4 चरण हैं: डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया और अंत में डेथ। बाप रे। और B9 यानी फॉलिक एसिड? वो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। और फिर आता है B12, साइनोकोबालामीन। इसकी क्या खास बात है? इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है और ये ज्यादातर मांस, अंडे और पनीर में ही मिलता है, पौधों में नहीं। तो इसकी कमी से भी एनीमिया होता है? हाँ, एनीमिया और पांडु रोग, जिसे पीलिया भी कहते हैं, हो सकता है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, मानव रक्त। चलिए रक्त की मूल बातों से शुरू करते हैं। रक्त मतलब जिसे हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। हाँ, तरल संयोजी ऊतक। तो ये एक संयोजी ऊतक है और इसकी प्रकृति जहां तक मुझे याद है थोड़ी क्षारीय होती है। बिल्कुल, हल्की सी क्षारीय, मतलब अल्कलाइन। इसका पीएच मान होता है 7.4। अच्छा,
और एक आम इंसान के शरीर में ये कितना होता है? ये शरीर के कुल वजन का लगभग 7% होता है। 7%। हाँ, तो पुरुषों में ये करीब 5 से 6 लीटर और महिलाओं में 4 से 5 लीटर के आसपास होता है। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? कोई खास नाम है? हाँ, इसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी। और वो जो ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन है उसका नाम तो बहुत मुश्किल है। हाँ, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। और एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 mmg होना चाहिए, है ना? हाँ, यही आदर्श माना जाता है। पर एक सवाल है, ये खून जो इतना जरूरी है ये शरीर में बनता कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है। वयस्कों में ये अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनता है। हड्डियों के अंदर? हाँ, हड्डियों के अंदर। लेकिन जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, मतलब भ्रूण अवस्था में, तब तो हड्डियां पूरी तरह विकसित नहीं होती। बिल्कुल सही। तो उस अवस्था में ये काम लिवर यानी यकृत करता है। अच्छा, तो अब अगर हम खून की संरचना को देखें, इसके अंदर क्या क्या होता है? मोटे तौर पर इसके 2 हिस्से हैं। 2 हिस्से। एक है प्लाज्मा, जो कि तरल हिस्सा है, करीब 55%। और बाकी का 45%? वो हैं रक्त कणिकाएं यानी ब्लड सेल्स, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो पहले प्लाज्मा की बात करते हैं। ये जो 55% तरल हिस्सा है, हाँ, तो प्लाज्मा में भी आप देखिए 90% तो पानी ही है। 90% पानी, हाँ, बाकी 7% प्रोटीन है और बचा हुआ ग्लूकोज और लवण वगैरह। मैंने सुना है इसका रंग हल्का पीला होता है। जी, बिलीरुबिन नाम के एक पिगमेंट की वजह से। अच्छा, और इसमें एक बहुत जरूरी प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजन। हाँ, फाइब्रिनोजन। ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और अगर इस प्रोटीन को प्लाज्मा से निकाल दें तो जो बचता है उसे सीरम कहते हैं। कई सारी मेडिकल जांच में इसी सीरम का इस्तेमाल होता है। समझ गई। अब आते हैं उन 45% कणिकाओं पर। सबसे पहले लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसीज। एरिथ्रोसाइट्स इनका वैज्ञानिक नाम। हाँ, एरिथ्रोसाइट्स। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है और इनकी मृत्यु प्लीहा यानी स्प्लीन में होती है। बिल्कुल, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और एक खास बात, इनमें केंद्रक मतलब न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, ज्यादातर में नहीं होता, लेकिन ऊंट और लामा इसके अपवाद हैं। अच्छा, तो इस न्यूक्लियस के ना होने का कोई फायदा है? हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि न्यूक्लियस की जगह ये और ज्यादा हीमोग्लोबिन पैक कर सकती हैं। मतलब एक ही सेल में ज्यादा ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता। बिल्कुल, और यही इनका मुख्य काम भी है, ऑक्सीजन का परिवहन। और खून का लाल रंग भी इसी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हाँ, हीमोग्लोबिन असल में 2 चीजों से बना है, हेमेटिन जो कि लौह तत्व है और ग्लोबिन जो एक प्रोटीन है। और अगर शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए तो उस स्थिति को एनीमिया कहते हैं। शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे थकान महसूस होती है। और जब हम ऊंचाई पर जाते हैं पहाड़ों पर, तब तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। हाँ, बढ़ जाती है, क्योंकि ऊपर हवा में ऑक्सीजन कम होती है, तो शरीर ज्यादा आरबीसी बनाकर उसकी भरपाई करने की कोशिश करता है। कमाल है। अच्छा, अब बात करते हैं शरीर के सैनिकों की, श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स। हाँ, ल्यूकोसाइट्स। इन्हें शरीर का सैनिक या रक्त का पुलिसमैन भी कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। और इनका जीवन काल तो आरबीसी से बहुत कम होता है। हाँ, सिर्फ 2 से 4 दिन, लेकिन इनमें केंद्रक पाया जाता है। तो क्या ये सारे सैनिक एक जैसे होते हैं? नहीं, इनके भी कई प्रकार हैं और सबके काम अलग अलग हैं। जैसे कि? सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये किसी भी बैक्टीरिया पर सबसे पहले हमला करते हैं। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हुए। एक तरह से हाँ। फिर हैं मोनोसाइट्स, जो आकार में सबसे बड़े होते हैं। ये घाव भरने में मदद करते हैं। अच्छा, और कोई? फिर हैं लिम्फोसाइट्स, जो आकार में सबसे छोटे होते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये मेमोरी सेल बनाते हैं। मेमोरी सेल मतलब ये इन्फेक्शन को याद रखते हैं? बिल्कुल, ताकि अगली बार वही हमला हो तो शरीर तैयार रहे। और सबसे कम संख्या में होते हैं बेसोफिल्स, जो एलर्जी से बचाते हैं। वाह, मतलब पूरी एक सेना है हमारे अंदर। और तीसरी कणिका है प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। हाँ, थ्रोम्बोसाइट्स। इनका मुख्य काम तो हम सब जानते हैं, रक्त का थक्का जमाना। जी, चोट लगने पर खून को बहने से रोकना। डेंगू बुखार में इन्हीं की संख्या तो तेजी से गिरती है। हाँ, इसीलिए वो इतना खतरनाक हो जाता है। और एक बीमारी है हीमोफीलिया, जिसमें ये थक्का जमता ही नहीं है। हाँ, वो एक आनुवंशिक रोग है, उसे शाही बीमारी भी कहते हैं। शाही बीमारी, वो क्यों? क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के वंशजों में फैली थी और उस समय की शादियों की वजह से ये यूरोप के कई राजघरानों तक पहुंच गई। अच्छा, तो ये थक्का जमने की जो प्रक्रिया है, ये होती कैसे है? इसमें कौन कौन शामिल है? देखिए, इस प्रक्रिया में विटामिन के, कैल्शियम और कुछ प्रोटीन की मुख्य भूमिका होती है। जब चोट लगती है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर एक चीज बनाते हैं, जिसे थ्रोम्बिन कहते हैं। थ्रोम्बिन? हाँ, फिर ये थ्रोम्बिन प्लाज्मा में मौजूद फाइब्रिनोजिन को, अच्छा, वही फाइब्रिनोजिन जिसकी हमने पहले बात की थी। बिल्कुल, उसे फाइब्रिन में बदल देता है। और ये फाइब्रिन क्या करता है? फाइब्रिन एक जाली जैसी संरचना बनाता है। उस जाली में आरबीसी आकर फंस जाती हैं और खून का बहना रुक जाता है। और शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता? उसके लिए एक पदार्थ होता है, हेपरिन। ये शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। बहुत दिलचस्प। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, रक्त समूह।
ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? इसकी खोज कार्ल एंड स्टीनर ने की थी 1901 के आसपास। और उन्होंने ही ए, बी और ओ समूह की खोज की थी। जी, और इसी काम के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन ए बी ग्रुप तो उन्होंने नहीं खोजा था। नहीं, एबी रक्त समूह की खोज बाद में डुकास्टेलो और स्टर्ले ने की थी। तो इस वर्गीकरण का आधार क्या था? मतलब ए, बी, ओ ये नाम क्यों दिए गए? इसका आधार है आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन एक तरह का पहचान पत्र। बिल्कुल, आप इसे सेल का आईडी कार्ड समझ सकती हैं। दो मुख्य एंटीजन हैं, ए और बी। तो जिस व्यक्ति की आरबीसी पर एंटीजन ए होता है उसका ब्लड ग्रुप ए होता है, जिस पर एंटीजन बी होता है उसका ग्रुप बी, और जिस पर दोनों होते हैं उसका ए बी। हाँ, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता उसका ब्लड ग्रुप ओ आ जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई एंटीजन की बात। लेकिन एक एंटीबॉडी भी तो होती है। हाँ बिल्कुल, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है और ये हमेशा एंटीजन के विपरीत होती है। विपरीत मतलब एक ही प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते। अगर ऐसा हुआ तो खून आपस में चिपक जाएगा। ओहो। तो जिसका ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी बी होगी, जिसका ग्रुप बी है उसमें एंटीबॉडी ए होगी। और ए बी ग्रुप वाले में? ए बी में क्योंकि दोनों एंटीजन हैं तो उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, वरना वो खुद पर हमला कर देगा। सही बात है। और ओ ग्रुप में क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है तो उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती हैं। इसी वजह से ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसकी आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं है तो किसी के भी शरीर में जाने पर वो बाहरी हमलावर नहीं लगता। और ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट हुआ। हाँ, क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती तो वो किसी भी ग्रुप का खून स्वीकार कर सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक पॉजिटिव और नेगेटिव का भी मामला है। ये RH फैक्टर क्या है? 1940 में लैंडस्टीनर और विनर ने एक और एंटीजन खोजा था। अच्छा। हाँ, इसकी खोज रीजस बंदर में हुई थी, इसीलिए इसका नाम RH फैक्टर रखा गया। तो जिन लोगों के खून में ये फैक्टर होता है वे RH+ यानी RH+ कहलाते हैं, और जिनमें नहीं होता वे RH नेगेटिव RH- कहलाते हैं। तो इसका मतलब असली यूनिवर्सल डोनर तो O नेगेटिव हुआ। एकदम सही, क्योंकि उसमें न तो AB एंटीजन है न ही RH एंटीजन, वो पूरी तरह से खाली है। और असली यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB पॉजिटिव हुआ। बिल्कुल। इस RH फैक्टर की वजह से गर्भावस्था में भी एक समस्या हो सकती है ना? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। हाँ, यह एक गंभीर स्थिति है। यह तब हो सकती है जब पिता का रक्त RH+ हो और माता का RH-। तो इसमें होता क्या है? अगर उनका पहला बच्चा RH+ होता है तो डिलीवरी के समय माँ का शरीर उस RH फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है। पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, लेकिन अगर दूसरा बच्चा भी RH+ होता है तो माँ के शरीर में जो एंटीबॉडी बनी हुई है वो बच्चे की आरबीसी पर हमला कर सकती हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, ये जानलेवा हो सकता है, पर अब इसका इलाज है। डिलीवरी के बाद माँ को एक इंजेक्शन दिया जाता है जो इन एंटीबॉडीज को बनने से रोकता है। अच्छा, अब आखिरी सवाल पर आते हैं। क्या माता पिता के ब्लड ग्रुप से बच्चे का ब्लड ग्रुप पता चल सकता है? हाँ, अनुमान लगाया जा सकता है। इसके कुछ नियम हैं। जैसे अगर एक का O और दूसरे का A है तो बच्चे का ग्रुप या तो O होगा या A। इसी तरह O और B के संयोजन से बच्चे का ग्रुप O या B होगा। और अगर दोनों ही O हैं तो बच्चे का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ O ही हो सकता है। सबसे दिलचस्प केस तो A और B का है। हाँ, अगर माँ का पिता A और B ग्रुप के हैं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, A, B, AB या O। चारों में से कोई भी। जी। और क्या कोई ऐसा संयोजन है जो मुमकिन ही नहीं है? हाँ, एक नियम हमेशा याद रखना चाहिए, O और AB की आपस में नहीं बनती। मतलब? अगर माता पिता में से किसी एक का भी ब्लड ग्रुप AB है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कभी भी O नहीं हो सकता। अच्छा। और इसी का उल्टा, अगर एक अभिभावक O है और दूसरा AB तो बच्चे का ग्रुप A या B होगा, O या AB नहीं हो सकता। चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ये परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम आखिर है क्या? अगर इसे बहुत आसान शब्दों में समझें तो ये हमारे शरीर का एक इंटरनल कुरियर सर्विस जैसा है। इसका काम है जरूरी सामान जैसे पोषक तत्व, हार्मोन्स, इन सब चीजों को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाना और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस लाना। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। एक तो खुद रक्त यानी ब्लड, दूसरा वहीं रक्त वाहिनियां मतलब नसें, और तीसरा वो पंप जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है, हमारा हृदय। और यहीं से एक बहुत जरूरी नाम जुड़ता है जो अक्सर परीक्षाओं में आता है, विलियम हार्वे। अच्छा, विलियम हार्वे। हाँ, 1628 में उन्होंने इस पूरे तंत्र की खोज की थी। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्या ये सभी जीवों में एक जैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोटे तौर पर इसे 2 तरह का कह सकते हैं। 2 तरह का? हाँ, पहला है खुला परिसंचरण तंत्र, मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसमें नसें नहीं होती? बिल्कुल, या होती भी हैं तो बहुत कम। इसमें खून सीधे शरीर के अंगों और ऊतकों के संपर्क में आता है। अच्छा, तो इसके उदाहरण क्या होंगे? इसके उदाहरण याद रखने जरूरी हैं, जैसे कॉकरोच, टिड्डा, झींगा, केकड़ा, मकड़ी, बिच्छू, ये सब भी? हाँ, और घोंघा भी।
इन सब में ओपन सिस्टम होता है। ठीक है, और दूसरा प्रकार? दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि हम इंसानों में होता है। हाँ, मनुष्यों में, जानवरों में, पक्षियों में इसमें रक्त हमेशा रक्त वाहिनियों के एक नेटवर्क के अंदर ही बहता है। इसीलिए इसे बंद कहते हैं। एकदम सही। तो आज हम इन्हीं रक्त वाहिनियों यानी ब्लड वेसल्स पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। आम भाषा में जिन्हें हम नस कह देते हैं, हाँ, ये 3 तरह की होती हैं, है ना? धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। हाँ, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। और वैसे एक और जानने वाली बात यह है कि रक्त वाहिनियों के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी, ठीक है। तो चलिए धमनियों यानी आर्टरीज से शुरू करते हैं। ये वो नसें हैं जो ऑक्सीजन वाला शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के बाकी अंगों तक ले जाती हैं। बिल्कुल, इनका रंग भी इसीलिए लाल होता है। और एक बहुत जरूरी बात, इनमें खून का दबाव बहुत ज्यादा होता है। हाई प्रेशर, इसीलिए ये शरीर में काफी गहराई में होती हैं, है ना? त्वचा के ठीक नीचे नहीं दिखती। हाँ, क्योंकि अगर ये कट जाए तो प्रेशर से खून बहुत तेजी से बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन जो हमेशा कंफ्यूज करता है, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके नाम में धमनी है, पर ये तो अशुद्ध रक्त ले जाती है। सही, इसमें शुद्ध रक्त नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध रक्त बहता है। तो फिर इसे धमनी क्यों कहते हैं? क्योंकि नियम ये है कि कोई भी नस जो खून को हृदय से दूर ले जाए वो धमनी कहलाएगी, और फुफ्फुस या धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। अच्छा, हृदय से दूर इसलिए धमनी, ये याद रखने का अच्छा तरीका है। और शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है उसे महाधमनी या अवॉर्टा कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं शिराओं पर यानी वेन्स पर। इनका काम धमनियों से ठीक उल्टा होगा। बिल्कुल उल्टा। ये शरीर के अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध रक्त वापस हृदय तक लाती हैं। और इनका रंग नीला सा होता है, जैसे हमारी कलाई पर जो हरी नीली नसें दिखती हैं। वो शिराएं ही हैं। वो त्वचा के ठीक नीचे होती हैं। अच्छा, पर इनमें तो खून का दबाव कम होता होगा। हाँ, बहुत कम। और इसी वजह से खून वापस नीचे की तरफ ना बहे, इसके लिए इनके अंदर कपाट यानी वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स मतलब एक तरह के दरवाजे जो खून को एक ही दिशा में जाने देते हैं। एकदम सही। ये बहुत जरूरी है, खासकर पैरों की शिराओं में, जहाँ खून को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर आना होता है। तो क्या शिराओं का भी कोई अपवाद है धमनियों की तरह? हाँ, बिल्कुल है। फुफ्फुसीय सिरा यानी पल्मोनरी वेन। अच्छा, तो इसमें उल्टा होगा, इसमें अशुद्ध की जगह शुद्ध रक्त होगा। परफेक्ट। ये फेफड़ों से आने वाला शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त वापस हृदय तक लाती है। समझ गया। ये दोनों अपवाद परीक्षा के लिए सबसे जरूरी हैं। निश्चित रूप से। तो धमनियां हो गई, शिराएं हो गई, अब ये तीसरी वाली क्या है? केशिकाएं, कैपिलरीज। केशिकाएं सबसे महीन मतलब सबसे पतली रक्त वाहिनियां होती हैं। कितनी पतली? इतनी पतली कि इनकी दीवार सिर्फ एक कोशिका जितनी मोटी होती है। ये धमनियों को शिराओं से जोड़ने का काम करती हैं, एक जाल की तरह। तो जब कभी त्वचा छिल जाती है और हल्का सा खून निकलता है, वो इन्हीं के फटने से होता है। बिल्कुल, वो केशिकाओं के टूटने की वजह से ही होता और है। इनका सबसे जरूरी काम क्या है? इनका सबसे जरूरी काम है एक्सचेंज, मतलब रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजों का आदान प्रदान करना। तो असली काम तो यही हो रहा है। हाँ, धमनियां और शिराएं तो बस हाईवे हैं। असली डिलीवरी और पिकअप इन्हीं केशिकाओं में होता है। और सभी रक्त वाहिनियों में इनका व्यास यानी डायामीटर सबसे छोटा होता है। चलिए, तो परीक्षा के लिए एक बार जल्दी से धमनी और शिरा के बीच के मुख्य अंतर दोहरा लेते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहला तो प्रवाह की दिशा। धमनियां रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती हैं और शिराएं अंगों से वापस हृदय तक लाती हैं। दूसरा, रक्त का प्रकार। धमनियों में शुद्ध रक्त, शिराओं में अशुद्ध रक्त। और दोनों के अपवाद हमेशा याद रखने हैं, फुफ्फुसी धमनी और फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है। तीसरा, दबाव। धमनियों में दबाव ज्यादा और तेज होता है, और शिराओं में दबाव कम और धीमा। चौथा पॉइंट, कपाट यानी वॉल्व। धमनियों में ये नहीं होते, जबकि शिराओं में ये होते हैं खून को वापस बहने से रोकने के लिए। और दीवारों का क्या? धमनियों की दीवार मोटी और लचीली होती है, हाई प्रेशर झेलने के लिए। शिराओं की दीवार पतली होती है। एक आखिरी अंतर, व्यास यानी डायमीटर। हाँ, आमतौर पर धमनियों का व्यास शिराओं से कम होता है। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर है। जी, तो संक्षेप में, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को धमनियां कहा जाता है। और सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी यानी अयोटा। सही। और शिराओं में कपाट होते हैं जो रक्त को एक ही दिशा में बहने में मदद करते हैं, जबकि धमनियों में इनकी जरूरत नहीं होती। अब अगला चैप्टर देखते हैं, मानव हृदय की संरचना और कार्य। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिल होता कहाँ है और दिखता कैसा है। हाँ, इसकी लोकेशन। ये हमारी पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच में होता है ना? एकदम सही। और ये जो 12 जोड़ी पसलियां हैं वो इसे एक तरह से सुरक्षा देती हैं, जैसे एक पिंजरे के अंदर। हाँ, कह सकते हैं। और दिल के ऊपर भी एक सुरक्षा कवच होता है, एक दोहरी झिल्ली जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम,
और इन दोनों झिल्लियों के बीच में कुछ होता है? हाँ, उनके बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है, पेरिकार्डियल द्रव। ये बाहरी झटकों से मतलब चोट वगैरह से दिल को बचाता है। अच्छा। और एक आम धारणा है कि दिल बाईं तरफ होता है। क्या ये सच है? पूरी तरह नहीं। दिल होता तो बीच में ही है, लेकिन उसका झुकाव थोड़ा बाईं ओर ज्यादा होता है। मतलब ज्यादातर हिस्सा लेफ्ट साइड में होता है। बिल्कुल। एक वयस्क इंसान के दिल का वजन करीब 300 ग्राम होता है, जिसमें से लगभग 220 ग्राम बाईं तरफ होता है। और इसका आकार कहते हैं अपनी मुट्ठी के बराबर होता है। हाँ, बंद मुट्ठी के बराबर। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं, इसके चेम्बर्स यानी कोष्ठों को समझते हैं। तो इंसानी दिल में कुल 4 चेंबर होते हैं ना? बिल्कुल, 4 चेम्बर। हम इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, ऊपर और नीचे। अच्छा, ऊपर वाले और नीचे वाले। हाँ, जो ऊपर की 2 चेम्बर हैं उन्हें हम आलिंद या एट्रियम कहते हैं। एट्रियम में खून आता है। ठीक है, एट्रियम रिसीविंग चेंबर हो गए, तो एक दायां आलिंद और एक बायां आलिंद। सही। और जो नीचे के 2 चेम्बर हैं वो है निलय, मतलब वेंट्रिकल। यहाँ से खून बाहर निकलता है। तो एक दायां निलय और एक बायां निलय। सिंपल। हाँ, ये 4 चेम्बर वाला डिजाइन बहुत एफिशिएंट है। वैसे सभी जीवों में ऐसा नहीं होता। अच्छा, जैसे कि? जैसे मछली में सिर्फ 2 ही चेम्बर होते हैं, एक आलिंद और एक निलय। सिर्फ 2? और मेंढक वगैरह में? मेंढक जैसे उभयचरों में 3 चेम्बर होते हैं और सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स में भी ज्यादातर 3 ही होते हैं। ज्यादातर मतलब कोई अपवाद भी है? हाँ, एक बहुत बड़ा अपवाद है, मगरमच्छ। रेप्टाइल होने के बावजूद उसमें हम इंसानों की तरह 4 चेम्बर होते हैं। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। और कोई अनोखा जीव? कॉकरोच, उसके दिल में 13 चेम्बर होते हैं। 13? कमाल है। खैर, वापस अपने 4 चेंबर पर आते हैं। इन चेंबर्स के बीच खून का फ्लो कैसे कंट्रोल होता है? उसके लिए दिल में वाल्व लगे होते हैं। कह सकते हैं कि ये वन वे दरवाजे हैं। मतलब खून को सिर्फ एक ही दिशा में जाने देते हैं? बिल्कुल, ये खून को वापस लौटने से रोकते हैं। तो कौन कौन से वाल्व होते हैं? देखिए, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में होता है त्रिकपर्दी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राई मतलब 3, तो इसमें 3 फ्लैप्स होंगे। एकदम सही। और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच होता है द्विकपर्दी कपाट, बाइकस्पिड वाल्व। बाई मतलब 2। इसका कोई और नाम भी है शायद? हाँ, इसे मित्रल वाल्व भी कहते हैं। ये बहुत कॉमन नाम है। ठीक है, और भी वाल्व है? हाँ, 2 और हैं जो निलय से खून बाहर जाते समय काम आते हैं। उन्हें अर्धचंद्राकार या सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। ओके। तो दिल का दायां और बायां हिस्सा, ये दोनों अलग अलग काम करते हैं? बिल्कुल अलग। दाएं हिस्से में हमेशा अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है। और बाएं हिस्से में? बाएं हिस्से में हमेशा शुद्ध यानी ऑक्सीजन वाला खून। और ये दोनों कभी मिलते नहीं? कभी नहीं। इनके बीच मांसपेशियों की एक मोटी दीवार होती है जिसे सेप्टम कहते हैं। ये दोनों को बिल्कुल अलग रखती है। ये को बहुत जरूरी होगा। बहुत ज्यादा। इसी से हमारा पूरा सिस्टम इतना कुशल बनता है। तो चलिए अब खून के पूरे सफर को समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले पूरे शरीर से इस्तेमाल हो चुका यानी अशुद्ध खून 2 बड़ी शिराओं से, जिन्हें वेना कावा कहते हैं, दिल के पहले चैम्बर में आता है। यानी कि दाएं आलिंद में? हाँ, राइट एट्रियम में। फिर वहां से वो ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए नीचे जाता होगा? बिल्कुल, दाएं निलय में, राइट वेंट्रिकल में। अब ये खून अशुद्ध है, तो दिल इसे शरीर में तो भेजेगा नहीं? नहीं, अब दायां निलय इस अशुद्ध खून को पंप करता है फेफड़ों की तरफ, शुद्ध होने के लिए। एक मिनट, जो नस खून को दिल से दूर ले जाती है वो तो धमनी या आर्टरी होती है, और धमनियों में तो शुद्ध खून होता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यहीं पर वो अपवाद आता है जिसके बारे में हमने बात की थी। अच्छा, फुफ्फुसीय धमनी? हाँ, पल्मोनरी आर्टरी। ये एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध खून बहता है, क्योंकि ये खून को दिल से दूर फेफड़ों तक ले जा रही है। समझ गया। नियम ये है कि दिल से दूर तो धमनी, खून कैसा भी हो। एग्जैक्टली। अब खून फेफड़ों में पहुंच गया, वहां उसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और ऑक्सीजन ले ली, हो गया शुद्ध। और ये जानना भी जरूरी है कि फेफड़े खून को प्योरीफाई करते हैं, किडनी की तरह फिल्टर नहीं करते। सही कहा। अब ये ताजा ऑक्सीजन वाला खून वापस दिल में आएगा। और जो नस खून को दिल की तरफ लाती है वो शिरा यानी वेन होती है। तो यहाँ भी एक अपवाद होगा। बिल्कुल, फुफ्फुसिया शिरा या पल्मोनरी वेन, ये एकमात्र शिरा है जिसमें शुद्ध खून होता है। तो ये शुद्ध खून दिल के किस हिस्से में आता है? ये आता है बाएं आलिंद में, लेफ्ट एट्रियम में। फिर वहां से बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल से होता हुआ नीचे जाएगा बाएं निलय में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये चेम्बर दिल का असली पावर हाउस है। पावर हाउस क्यों? क्योंकि इससे खून को सिर्फ पास के फेफड़ों तक नहीं, बल्कि पूरे शरीर में, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक पंप करना होता है। इसलिए इसकी मांसपेशियां सबसे मोटी और मजबूत होती हैं। अच्छा, तो जब ये पंप करता है तो खून कहाँ जाता है? ये खून को शरीर की सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी या एओर्टा में धकेलता है, और फिर एओर्टा से छोटी छोटी धमनियों के जरिए पूरे शरीर में फैल जाता है। और ये पूरा साइकिल चलता रहता है, लब डब। ये आवाज किस चीज की है? ये आवाज दिल की धड़कन है। हर धड़कन में 2 क्रियाएं होती हैं, संकुचन और अनुशिथिलन। सिस्टोल और डायस्टोल। हाँ,
सिस्टोल मतलब जब दिल सिकुड़कर खून को बाहर पंप करता है, और डायस्टोल मतलब जब वो फैलकर आराम करता है और खून से भरता है। एक सामान्य इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? करीब 72 बार, और एक धड़कन में लगभग 0.8 सेकंड लगते हैं। इसी से ब्लड प्रेशर भी जुड़ा है ना, जैसे 120/80। हाँ, जो 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, मतलब जब दिल सिकुड़ता है तब धमनियों पर पड़ने वाला दबाव। और 80? वो डायस्टोलिक प्रेशर है, जब दिल आराम कर रहा होता है तब का दबाव। और इसे स्फिग्मोमानोमीटर नाम की मशीन से मापते हैं? बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल, डॉक्टर स्टेथोस्कोप से जो लब डब की आवाज सुनते हैं वो असल में है क्या? क्या वो मांसपेशियों की आवाज है? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। ये आवाज वाल्व के बंद होने की है। अच्छा, दरवाजों के बंद होने की आवाज। हाँ, जब वाल्व जोर से बंद होते हैं तो लब और डब की ध्वनि पैदा होती है। पहली लब की आवाज ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व से, और दूसरी डब की आवाज एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व के बंद होने से आती है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, कंकाल तंत्र। जी, स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहले ये कंकाल तंत्र है क्या? मतलब सीधी सी बात है कि ये शरीर को एक ढांचा देता है। बिल्कुल, एक ढांचा, एक आकार, इसके बिना तो शरीर का चलना फिरना ही मुमकिन नहीं है। और इसके अध्ययन को, मतलब इसकी पढ़ाई को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं ना? हाँ। ये एक जरूरी पॉइंट है परीक्षा के लिए। हाँ, ऑस्टियोलॉजी। और एक और बात याद रखने वाली है कि हमारे शरीर में करीब 649 मांसपेशियां होती हैं, जो इन हड्डियों को हिलाने में मदद करती हैं। बिल्कुल, शरीर की संरचना ही ऐसी है। सबसे बाहर त्वचा, फिर मांसपेशियां, और फिर अंदर ये पूरा कंकाल। ठीक है, तो इसके मुख्य कामों पर आते हैं। एक तो हो गया शरीर को मजबूती और आकार देना। हाँ, दूसरा है आंतरिक अंगों की रक्षा, जैसे हमारा दिल, फेफड़े, ये सब पसलियों के पिंजरे के अंदर सुरक्षित रहते हैं। एक तरह का सुरक्षा कवच। बिल्कुल। और तीसरा काम है गति, मतलब चलना फिरना, जो मांसपेशी की मदद से होता है। और चौथा, जो बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, वो है रक्त कोशिकाओं का निर्माण। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों ही हड्डियों के अंदर बनती है। हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा या बोन मैरो होता है उसमें। एकदम सही। अच्छा, इस सिस्टम में कुछ जरूरी ऊतक यानी टिश्यूज भी होते हैं, जैसे टेंडन और लिगामेंट। इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। देखिए, टेंडन जो है वो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। हड्डी को मांसपेशी से, ठीक है। और लिगामेंट वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अच्छा, यानी बोन टू बोन कनेक्शन लिगामेंट से होता है। हाँ, ये दोनों ही संयोजी ऊतक है। और खुद हड्डी यानी अस्थि, वो भी तो एक संयोजी ऊतक ही है। बिल्कुल, ये भी एक संयोजी ऊतक है। इसका काम सुरक्षा देना, गति में मदद करना और कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स को जमा करना भी है। और हड्डियों में जो सेल्स पाए होते हैं उन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। जी, ऑस्टियोसाइट्स। हड्डियों के अलावा एक और चीज होती है, उपास्थि, कार्टिलेज। वो क्या है? उपास्थि एक तरह का नर्म और लचीला संयोजी ऊतक है। नर्म मतलब हड्डी जैसा सख्त नहीं? नहीं, इसका मुख्य काम जोड़ों को चिकना बनाना है ताकि हड्डियां आसानी से घूम सकें। अच्छा, और ये कहाँ पाया जाता है? जैसे हमारे कान का बाहरी हिस्सा या नाक का अगला हिस्सा, ये उपास्थि का बना है, तभी तो लचीला है। समझ गया। और इसमें जो सेल्स होते हैं उन्हें कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं, सही? हाँ, कॉन्ड्रियोसाइट्स। एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है कि एक नए जन्मे बच्चे में करीब 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं। हाँ, जबकि एक वयस्क में सिर्फ 206 रह जाती हैं। तो बाकी की हड्डियां कहाँ चली जाती हैं? वो कहीं जाती नहीं, वो बस आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कुछ छोटी हड्डियां मिलकर एक बड़ी और मजबूत हड्डी बना लेती हैं। अच्छा, अब अगर हम कंकाल के प्रकार देखें तो वो भी 2 तरह के होते हैं ना? जी, 2 मुख्य प्रकार हैं। एक है बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन, जो शरीर के बाहर होता है। हाँ, जैसे केकड़ा, कॉकरोच या कछुए का जो ऊपर का कवच होता है। हमारे बाल और नाखून भी इसी में आते हैं। हाँ, तकनीकी रूप से वो भी इसी का एक उदाहरण है। और दूसरा है अंतः कंकाल यानी एंडोस्केलेटन। ये शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है, जैसा हम इंसानों में और दूसरे जानवरों में होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम इसी मानव कंकाल तंत्र पर ध्यान देते हैं। कुल 206 हड्डियां। इन्हें समझने के लिए 2 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, पहला है अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा अनुबंधीय कंकाल अपेंडिकुलर स्केलेटन। सही। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं और इसका मुख्य काम आंतरिक अंगों की रक्षा करना है। शरीर का जो मुख्य अक्षीय एक्सिस है वो बनाता है। बिल्कुल। और अनुबंधीय में बाकी की 126 हड्डियां होती हैं जो हमें चलने फिरने में मदद करती हैं। तो चलिए पहले अक्षीय कंकाल की 80 हड्डियों का हिसाब समझते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है सिर। सिर में कुल 29 हड्डियां होती हैं। 29? हाँ, 29। इनमें से 22 हड्डियां तो खोपड़ी यानी स्कल बनाती हैं। खोपड़ी की 22 हड्डियों में से 8 क्रेनियम बनाती हैं, जो दिमाग का सुरक्षा बॉक्स है। सही। और बाकी 14 हड्डियां हमारे चेहरे का ढांचा बनाती हैं। और चेहरे की हड्डियों में सिर्फ नीचे का जबड़ा यानी मैंडिबल ही हिल सकता है। बिल्कुल। तो 22 ये हो गई, बाकी की 7 कहाँ है? एक होती है कंठी का हड्डी, हायोइड बोन, जो गर्दन में होती है, और 6 हड्डियां होती हैं कानों में। दोनों कानों में 3 हाँ, और इन्हीं में से एक स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है। सबसे छोटी हड्डी,
ठीक है, तो सिर की 29 हड्डियां हो गई, अब छाती पर आते हैं। छाती में कुल 25 हड्डियां हैं। 24 तो पसलियां हो गई, मतलब 12 जोड़ी। हाँ, और एक हड्डी सामने की तरफ होती है स्टर्नम, जो इन पसलियों को जोड़ती है। और तीसरा हिस्सा है रीढ़ की हड्डी, वर्टेब्रल कॉलम। इसमें वयस्कों में 26 हड्डियां होती हैं। बच्चों में ज्यादा होती हैं, शायद 33। हाँ, शुरुआत में 33 होती हैं, जो बाद में जुड़कर 26 रह जाती हैं। तो एक बार जोड़ते हैं, 29 सिर में, 25 छाती में और 26 रीढ़ की हड्डी में। ये हो गई पूरी 80 अक्षीय हड्डियां। बिल्कुल सही। अब आते हैं अनुबंधीय कंकाल की 126 हड्डियों पर। ठीक है, इसकी शुरुआत करते हैं कंधों से। शोल्डर गर्डल। इसमें 4 हड्डियां होती हैं, 2 क्लैविकल जिन्हें हम कॉलरबोन कहते हैं और 2 स्कैपुला। अब आते हैं हाथों पर। दोनों हाथों में मिलाकर 60 हड्डियां, मतलब हर हाथ में 30। हाँ, सबसे ऊपर बाह में 1 हड्डी होती है, ह्यूमरस। फिर कोनी से कलाई तक 2 हड्डियां, रेडियस और अल्ना। फिर कलाई में 8 हड्डियां होती हैं, जिन्हें कार्पल्स कहते हैं। हथेली में 5 मेटाकार्पल्स और फिर उंगलियों में 14 फेलेंजेस। बिल्कुल, 1 + 2 + 8 + 5 + 14 कुल हो गई 30। सही। अब हाथों के बाद कूल्हे और पैर। कूल्हे में यानी पेल्विक गर्डल में 2 हड्डियां होती हैं। और फिर पैर। पैरों में भी हाथों की तरह ही 60 हड्डियां हैं, हर पैर में 30। हाँ, जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं, ये 1 होती है। और ये मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। सबसे लंबी और सबसे मजबूत। फिर घुटने पर 1 हड्डी होती है, पटेला। फिर घुटने के नीचे 2 हड्डियां, टिबिया और फिबुला। बिल्कुल। फिर टखने में 7 हड्डियां होती हैं, टार्सल्स। 1 मिनट, हाथ की कलाई में 8 थीं, पर पैर के टखने में 7 क्यों? क्योंकि 1 हड्डी घुटने में पटेला आ गई, तो यहाँ 1 कम हो गई, गिनती बराबर रखने के लिए। अच्छा, ये लॉजिक है, ठीक है। फिर तलवे में 5 मेटाटार्सल्स और उंगलियों में 14 फेलेंजीज। तो ये भी 30 हो गई। जी, तो अब अनुबंधीय कंकाल को जोड़ें। 4 कंधे में, 60 हाथों में, 2 कूल्हे में और 60 पैरों में। हो गई पूरी 126। और 80 अक्षीय के साथ मिलकर कुल 206। हिसाब पूरा हो गया। अच्छा, कुछ और जरूरी बातें भी हैं। जी, जैसे एक शब्द आता है महारंध्र या फोरामेन मैग्नम, ये क्या चीज है? ये हमारी खोपड़ी के ठीक नीचे एक बड़ा छेद होता है। इसी छेद से हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क से जुड़ती है। अच्छा, ये कनेक्शन पॉइंट है। हाँ, बहुत जरूरी कनेक्शन पॉइंट। और एक और चीज, साइनोवियल द्रव। साइनोवियल फ्लूइड, ये जोड़ों के बीच पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है जो हड्डियों को आसानी से मुड़ने में मदद करता है। बिल्कुल, इसे आम भाषा में लोग ग्रीस भी कह देते हैं। ये घर्षण को कम करता है। तो एक बार जल्दी से दोहराते हैं। सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपीज, और सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी जांघ की फीमर। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, मानव दांत और जीभ। सुनने में तो बड़ा बेसिक लगता है, पर मुझे लगता है यहाँ भी कुछ हैरान करने वाली बातें जरूर होंगी। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं दांतों से। इनके अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी। जी। और ये जो हमारे दांत हैं, ये सिर्फ हड्डियां नहीं है, ये एक खास तरह के कठोर ऊतक यानी हार्ड टिश्यू से बने हैं। और इनको एक चीज से बहुत नुकसान पहुंचता है, फ्लोरीन। अच्छा, और जब हम अपने दांत देखते हैं तो हमें तो बस वो सफेद परत दिखती है। क्या पूरा दांत वैसा ही होता है? नहीं, वो तो बस ऊपरी कवच है। इस सफेद चमकदार परत को इनेमल कहते हैं। और ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर, सबसे मजबूत हिस्सा है। हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत? हाँ, हड्डियों से भी ज्यादा। ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। शरीर का सबसे कठोर हिस्सा, ये तो वाकई दिलचस्प है। तो फिर जब दांतों में ठंडा गर्म लगता है या वो झंझनाहट होती है, वो क्यों होती है अगर ये इनेमल इतना मजबूत है तो? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस मजबूत इनेमल के ठीक नीचे एक और परत होती है जिसे डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन? और ये डेंटाइन जो है, ये सीधे सीधे हमारी नसों से जुड़ा होता है। तो जब किसी वजह से इनेमल घिस जाता है या उसमें कैविटी हो जाती है, तो बाहर की चीजें डेंटाइन तक पहुंच जाती हैं और हमें वो तेज झंझनाहट महसूस होती है। समझ गई। तो इनेमल हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड है। अब हमारे मुंह में जो 32 दांत होते हैं, वो सब एक जैसे तो नहीं दिखते, इनके काम भी अलग अलग होंगे। हाँ, इन्हें हम एक बेहतरीन टूल किट की तरह समझ सकते हैं। एक वयस्क इंसान के मुंह में 4 तरह के दांत होते हैं। 4 तरह के? जी। सबसे सामने के जो 8 दांत हैं, वो हैं कृंतक यानी इंसाइजर्स। ये हमारी कैंची की तरह हैं, जिनका काम है भोजन को काटना। जैसे सेब का एक बाइट लेना? बिल्कुल। फिर इनके बगल में दोनों तरफ ऊपर नीचे मिला के 4 नुकीले दांत होते हैं। ये हैं रदनक यानी किनाइन्स। यस, ये तो चीर फाड़ के लिए होंगे। एकदम सही। ये चीर फाड़ करने के लिए बने हैं। जैसे कोई मांसाहारी जानवर अपने शिकार को फाड़ता है, हमारे लिए ये गन्ना चूसने में काम आते हैं। और बाकी के जो पीछे वाले चौड़े दांत हैं, वो हमारी चक्की हैं। केनाइन्स के ठीक पीछे 8 अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलार्स आते हैं और सबसे आखिर में 12 चवर्णक यानी मोलार्स। और इन दोनों का काम पीसना है। हाँ, इन दोनों का एक ही काम है। जो भोजन काटा और चीरा गया है, उसे अच्छी तरह पीसकर एक लुगदी बना देना, ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। एक बात जो मुझे हमेशा से थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी है, वो ये है कि हमारे दांत 2 बार आते हैं, दूध के दांत और फिर पक्के दांत। हाँ, और इसमें भी एक गणित है। बचपन में जब हमारा जबड़ा छोटा होता है तो सिर्फ 20 दांत निकलते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं।
सिर्फ 20? जी, जब ये टूटते हैं तो उनकी जगह 32 स्थायी या परमानेंट दांत आते हैं। तो अगर कोई पूछे कि इंसान के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं, तो जवाब 32 नहीं बल्कि 20 और 32 मिलाकर 52 होगा। बिल्कुल। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। इसे समझने के लिए कोई फॉर्मूला भी होता है ना? दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला, वो 2123 2123 वाला, वो मुझे कभी ठीक से समझ नहीं आया। उसे समझना बहुत आसान है। सोचिए कि आप अपने मुंह को 4 हिस्सों में बांट रही हैं। ऊपर दायां, ऊपर बायां, नीचे दायां और नीचे बायां। ठीक है, 4 हिस्से हो गए। तो ये जो फॉर्मूला है 2123 2123, ये सिर्फ किसी एक हिस्से के दांतों की गिनती बताता है, सामने से पीछे की ओर। मतलब किसी भी एक क्वार्टर में 2 कृंतक, 1 रदनक, 2 अग्रचवर्णक और 3 चवर्णक। एकदम सही। तो 2 + 1 + 2 + 3 हुए 8, और 8 को 4 से गुणा कर दें तो हो गए पूरे 32 दांत। अब समझ आया। और बच्चों का फॉर्मूला? बच्चों का फॉर्मूला होता है 2102 2102। यहाँ बीच में 0 का मतलब है कि बच्चों में अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर्स नहीं होते। अच्छा, तो वो दांत उनमें होते ही नहीं है? नहीं, उनका जबड़ा इतना बड़ा नहीं होता कि वो सारे दांत रख सके। कमाल है। तो दांतों ने तो अपना काम कर दिया, अब जीभ की बारी। इसका काम सिर्फ स्वाद लेना है या कुछ और भी? जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके कई काम हैं, पर स्वाद लेना सबसे मुख्य है। इस पर हजारों स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बर्ड्स होती हैं। और स्वाद को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो हम सबने स्कूलों में पढ़ी है। कौन सी गलतफहमी? वो जीभ का नक्शा, कि जीभ की नोक से सिर्फ मीठा और पीछे से कड़वा? वही। नई रिसर्च बताती है कि ये बात पूरी तरह सही नहीं है, ये एक मिथक है। असल में हर स्वाद कलिका हर तरह का स्वाद पहचान सकती है। क्या आप बात कर रहे हैं? तो वो पूरा डायग्राम ही गलत था। हाँ, ये हो सकता है कि जीभ के कुछ हिस्से किसी एक स्वाद के लिए थोड़े ज्यादा संवेदनशील हों, लेकिन ऐसा कोई सख्त बंटवारा नहीं है। ये तो बहुत बड़ी जानकारी है। अच्छा, क्या जीभ का कोई ऐसा हिस्सा भी है जहाँ कोई स्वाद नहीं आता? हाँ, जीभ का जो बिल्कुल बीच का हिस्सा है वो लगभग स्वाद रहित होता है। वहाँ टेस्ट बर्ड्स बहुत कम या न के बराबर होती हैं। अच्छा, इसीलिए डॉक्टर दवाई जीभ के बीच में रखने को कहते हैं। शायद इसीलिए। तो मुंह में दांतों ने खाने को पीसा, जीभ ने स्वाद लिया और उसे लार के साथ मिला दिया। पर ये तो बस शुरुआत है। हाँ, अब ये भोजन एक ऐसे सफर पर निकलने वाला है जो लगभग 30-32 फीट लंबा है। बिल्कुल। अब हम पाचन तंत्र की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। पाचन का मूल सिद्धांत बहुत सरल है। भोजन के बड़े और जटिल अणुओं को इतने छोटे और सरल अणुओं में तोड़ना कि हमारा खून उन्हें सोख सके। जैसे किसी बड़ी इमारत को तोड़कर अलग अलग ईंटों में बदल देना। क्या बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल यही होता है। कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बन जाता है, प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड, और वसा मतलब फैट टूटकर फैटी एसिड बन जाता है। और विटामिन, मिनरल और पानी, वो पहले से ही इतने सरल होते हैं कि उन्हें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, शरीर उन्हें सीधे सोख लेता है। और ये पूरी प्रक्रिया कई चरणों में होती है ना? हाँ, मोटे तौर पे 5 चरण हैं। पहला अंतर्ग्रहण यानी खाना मुंह में डालना, फिर पाचन, फिर अवशोषण जहाँ पोषक तत्व खून में जाते हैं। जी। चौथा है स्वांगीकरण, जब शरीर उन पोषक तत्वों को इस्तेमाल करता है। और 5वां मल परित्याग यानी बचे हुए कचरे को बाहर निकालना। तो चलिए इस सफर पर भोजन के साथ साथ चलते हैं। मुंह के बाद खाना कहाँ जाता है? मुंह में जब खाना लार के साथ मिल जाता है तो वो एक गोले जैसा बन जाता है जिसे बोलस कहते हैं। और यहीं पर पाचन शुरू हो चुका है। मुंह में ही? हाँ, हमारी लार में लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है। वो एक तरह का बॉडीगार्ड है जो खाने के साथ आए हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है। और एक दूसरा एंजाइम भी तो होता है। हाँ, टाइलिन। ये स्टार्च जो आलू या रोटी में होता है उसे माल्टोज नाम की शुगर में बदलना शुरू कर देता है। इसीलिए अगर आप रोटी को ज्यादा देर तक चबाए तो वो हल्की मीठी लगने लगती है। अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। अब ये बोलस निकलने के बाद कहाँ पहुंचता है? ये जाता है ग्रास नली यानी फूड पाइप में। ये बस एक डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ कोई पाचन नहीं होता। तो इसका काम बस खाने को पेट तक पहुंचाना है। हाँ, और ये काम ये एक बहुत ही खास तरीके से करती है जिसे क्रमाकुंचन या पेरिस्टालिसिस कहते हैं। ये कैसा मूवमेंट होता है? सोचिए, जैसे आप ट्यूब के आखिर से टूथपेस्ट को दबाकर आगे निकालते हैं। अच्छा। ठीक वैसी एक लहरदार मूवमेंट से ये ट्यूब खाने को नीचे पेट की तरफ धकेलती है। इसी वजह से हम उल्टा लटक कर भी पानी पी सकते हैं। ये तो कमाल है। तो अब भोजन पहुंच गया आमाशय यानी पेट में। यहाँ का माहौल कैसा होता है? पेट एक तरह का मिक्सर ग्राइंडर है जहाँ खाना लगभग 4 घंटे तक रहता है। और यहाँ का माहौल बहुत ही एसिडिक होता है। पेट की दीवारें हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालती हैं। एक मिनट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो बहुत खतरनाक होता है। तो फिर हमारा पेट खुद को ही क्यों नहीं पचा लेता? यही तो चमत्कार है। इसका जवाब है म्यूकस। पेट की अंदरूनी दीवारों पर एक मोटी चिपचिपी बलगम जैसी परत होती है जो दीवारों को इस खतरनाक एसिड से बचा कर रखती है। अच्छा, एक प्रोटेक्टिव लेयर। और यहाँ पेट में भी कुछ एंजाइम होते होंगे। हाँ, यहाँ प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। पेट में पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिन्हें पेप्टोन्स कहते हैं। और दूध पचाने के लिए? उसके लिए है रेनिन,
जो दूध में मौजूद केसीन प्रोटीन को पचाता है। ये बच्चों में ज्यादा एक्टिव होता है। तो पेट में 4 घंटे के बाद खाना एक गाढ़ा सूप जैसा पेस्ट बन जाता है, जिसे काइम कहते हैं। अब इस काइम का क्या होता है? अब ये काइम असली एक्शन वाली जगह पर जाता है, छोटी आंत। इसका नाम छोटी है, पर ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है, लगभग 20-22 फीट। 22 फीट। पाचन और अवशोषण का सारा काम यहीं होता होगा फिर? लगभग 90% काम यहीं होता है। जैसे ही काइम छोटी आंत के पहले हिस्से ड्यूडोनम में पहुंचता है, 2 भारी ग्रंथियां अपना अपना रस उसमें छोड़ती हैं। कौन सी 2 ग्रंथियां? पहली है यकृत यानी लिवर, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्त रस यानी बाइल जूस बनाता है। अच्छा, पित्त। मैंने सुना है ये फैट पचाता है। सीधे तौर पर नहीं, पित्त रस का पहला काम है पेट से आए एसिडिक काइम को न्यूट्रल करना। वो क्षारीय यानी एल्कलाइन होता है। मतलब एसिड को शांत करना। जी, उसके बाद ही छोटी आंत के एंजाइम काम कर पाते हैं। और हाँ, ये वसा के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ताकि एंजाइम उन पर काम कर सकें। और दूसरी ग्रंथि कौन सी है? वो है अग्न्याशय यानी पैंक्रियास। ये पाचन तंत्र का असली सुपर हीरो है। सुपर हीरो? हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा जूस निकालता है जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। अच्छा, तो ये ऑल इन वन सोल्यूशन जैसा है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं इसमें? इसे याद रखने का एक तरीका है LAT, लैट। L से लाइपेज जो वसा यानी लिपिड को पचाता है, A से एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और T से ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है। लैट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये तो आसान है। तो ये तीनों मिलकर बचे हुए भोजन पर हमला कर देते हैं। हाँ। और छोटी आंत खुद भी कुछ एंजाइम निकालती है, जैसे इरेप्सिन, जो प्रोटीन को उसके सबसे सरल रूप यानी एमिनो एसिड में बदल देता है। तो अब जब सब कुछ अपनी सबसे छोटी इकाई में टूट चुका है, तो अगला कदम है उसे सोखना। और ये कैसे होता है? छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर उंगलियों जैसी लाखों करोड़ों छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें विली कहते हैं। विली? इनकी वजह से आंत का सतही क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया हजारों गुना बढ़ जाता है। हाँ। ये विली पोषक तत्वों को सोखकर सीधे खून में भेज देती हैं। बहुत बढ़िया। तो अब सारा पोषण तो खून में चला गया। जो कुछ बचा है उसका क्या होता है? अब जो बचा है वो मुख्य रूप से पानी, फाइबर और बिना पचा हुआ भोजन है। ये अपशिष्ट पदार्थ अब जाता है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में तो पाचन नहीं होता है ना? नहीं, वहाँ कोई पाचन नहीं होता। इसका मुख्य काम है बचे हुए पदार्थ से पानी को सोख लेना और उसे एक ठोस रूप देना। अच्छा। और इसके अलावा बड़ी आंत में हमारे कुछ दोस्त भी रहते हैं, करोड़ों की संख्या में अच्छे बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये हमारे लिए बहुत जरूरी विटामिन बनाते हैं, जैसे विटामिन B3, B6, B12 और खासकर विटामिन K, जो खून का थक्का जमाने के लिए जरूरी है। ये तो बहुत काम के दोस्त हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो अंतिम कचरा बचता है वो कहाँ जाता है? वो ठोस अपशिष्ट, जिसे अब हम मल कहते हैं, बड़ी आंत के आखिरी हिस्से मलाशय यानी रेक्टम में जमा हो जाता है और फिर समय समय पर गुदा के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। एक शब्द और आता है, काइल। वो क्या होता है? ये एक अच्छा बिंदु है। वैज्ञानिक रूप से काइल एक अलग चीज है। जब छोटी आंत में वसा पचकर सूखी जाती है तो वो एक दूधिया तरल पदार्थ बनाती है, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है। उसे काइल कहते हैं। जो अंतिम ठोस अपशिष्ट है वो मल ही कहलाता है। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ, और इसकी शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं कि आखिर हमें सांस लेने की जरूरत ही क्यों है? देखिए, इसका सीधा सीधा लेना देना उस खाने से है जो हम खाते हैं। पाचन तंत्र खाने को मतलब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तो बदल देता है, पर वो ग्लूकोज सिर्फ एक ईंधन है। उस ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन नाम की एक चिंगारी चाहिए। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं तब ऑक्सीडेशन होता है और उससे ऊर्जा बनती है, एटीपी जिसे कहते हैं। बिल्कुल, विज्ञान की भाषा में एटीपी। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बनता है। यही एटीपी वाली ऊर्जा हमारे शरीर की हर एक कोशिका को चलाती है। ठीक है, तो ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। इस प्रक्रिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद यही होगा कि हम हवा के रास्ते को फॉलो करें। तो जब हम सांस लेते हैं तो हवा सबसे पहले कहाँ जाती है? हवा का सफर शुरू होता है नासिका मार्ग यानी नेजल पैसेज से, और इसे सिर्फ एक रास्ता समझना मतलब भूल होगी। अच्छा। ये एक तरह का एयर प्यूरिफायर और एयर कंडीशनर है। यहाँ मौजूद छोटे छोटे बाल और म्यूकस, जो एक चिपचिपा पदार्थ है, वो हवा में मौजूद धूल, गंदगी, बैक्टीरिया सबको फिल्टर कर देते हैं। और साथ ही ये सिस्टम बाहर की ठंडी या गर्म हवा को शरीर के तापमान के बराबर ले आता है। तो मतलब फेफड़ों तक पहुंचने से पहले हवा पूरी तरह तैयार हो जाती है। एकदम। इस तैयारी के बाद हवा का अगला पड़ाव होता है ग्रसनी यानी फेरिंग्स। ग्रसनी? हाँ, ये हमारे शरीर का एक बड़ा दिलचस्प चौराहा है जहाँ से भोजन और हवा दोनों का रास्ता गुजरता है। ओह, तो ये कॉमन रास्ता है। बिल्कुल। परीक्षा के लिहाज से ये याद रखना जरूरी है कि ग्रसनी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का हिस्सा है।
अगर ये एक चौराहा है तो यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस भी होगी, है ना, जो ये तय करे कि खाना खाने की नली में जाए और हवा सांस की नली में। बिल्कुल सही सोचा। यहाँ एपिग्लॉटिस नाम का एक स्मार्ट ढक्कन होता है जो ट्रैफिक पुलिस का ही काम करता है। एपिग्लोटिस? जी, जब हम खाना निगलते हैं तो ये ढक्कन सांस की नली को बंद कर देता है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये भोजन की नली के रास्ते पर रहता है। तभी कहते हैं कि खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। सही, इसी वजह से इस ट्रैफिक पुलिस के बाद आता है स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। हाँ, इसका काम तो नाम से ही साफ है, पर इसकी बनावट में कुछ खास है क्या? इसका मुख्य काम तो आवाज पैदा करना ही है, लेकिन स्त्री और पुरुष में इसकी बनावट में एक बड़ा फर्क है। पुरुषों में यह बाहर की तरफ थोड़ा ज्यादा विकसित होता है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। अच्छा, हाँ। इसी वजह से पुरुषों का वोकल कॉर्ड यानी आवाज पैदा करने वाला तार वो बड़ा होता है, लगभग 20 मिलीमीटर। और महिलाओं का वोकल कॉर्ड छोटा, करीब 15 मिलीमीटर का होता है। अरे वाह! तो आवाज का भारी का पतला होना सिर्फ इस लंबाई पर निर्भर करता है? काफी हद तक बिल्कुल वैसे ही जैसे गिटार का मोटा तार धीमी और भारी आवाज मतलब लो पिच निकालता है, और पतला तार तेज और पतली आवाज हाई पिच। समझ गया। तो पुरुषों का वोकल कॉर्ड लंबा है इसलिए आवाज भारी, और महिलाओं का छोटा है इसलिए आवाज पतली होती है। स्वरयंत्र के बाद हवा श्वास नली यानी ट्रेकिया में जाती है। मैंने सुना है कि ये एक खास तरह की नली है जो कभी पिचकती नहीं। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। हमारी श्वास नली में कार्टिलेज यानी एक नरम हड्डी के 16 से 20 सी आकार के छल्ले होते हैं। छल्ले? रिंग्स? जी, रिंग्स। ये छल्ले इसे एक मजबूत लचीला पाइप बनाते हैं जो हमेशा खुला रहता है। अगर ये नली पिचक गई तो सांस ही रुक जाएगी। एक मिनट, ये छल्ले सी आकार के ही क्यों होते हैं, पूरे गोल यानी ओ आकार के क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। ये सी आकार के इसलिए होते हैं क्योंकि श्वास नली के ठीक पीछे हमारी भोजन की नली इसोफेगस होती है। ओके। सी का जो खुला हुआ हिस्सा है वो भोजन नली की तरफ होता है। इससे जब हम कोई बड़ा निवाला निगलते हैं तो भोजन नली को फैलने के लिए जगह मिल जाती है। कमाल की इंजीनियरिंग है शरीर की। तो ये मजबूत पाइप फेफड़ों तक पहुंचकर कैसे जुड़ता है? फेफड़ों के पास पहुंचकर ये श्वास नली एक पेड़ की तरह 2 मोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। इन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई? हाँ, और हर ब्रोंकाई एक फेफड़े में जाती है। फेफड़ों के अंदर ये नेटवर्क और भी घना हो जाता है। ये ब्रोंकाई आगे हजारों पतली पतली टहनियों में बढ़ जाती हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इन टहनियों के सिरे पर क्या होता है? इन पतली टहनियों के सिरे पर अंगूर के गुच्छे जैसे हवा की छोटी छोटी थैलियां होती हैं। इन्हें कूपका या एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली? जी, यहीं पर जिंदगी का सबसे बड़ा लेन देन होता है। ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से बाहर आती है। फेफड़ों के बारे में कुछ और मुख्य बातें जो हमें पता होनी चाहिए? हाँ, कुछ बिंदु बहुत जरूरी हैं। पहला, हमारा दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा। और दूसरा, दाएं फेफड़े में 3 हिस्से यानी 3 लोब होते हैं, जबकि बाएं में सिर्फ 2। ऐसा क्यों? इसकी वजह बड़ी खास है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर में बाईं ओर हमारे दिल के लिए जगह बनानी पड़ती है। ओह, तो दिल की वजह से बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा हो जाता है? बिल्कुल। और एक और चीज, फेफड़ों के ऊपर एक पतली सुरक्षात्मक झिल्ली होती है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सांस लेने और छोड़ने की इस पूरी क्रिया को कौन चलाता है? क्या फेफड़े अपने आप काम करते हैं? नहीं, फेफड़े खुद से कुछ नहीं करते। इस पूरी प्रक्रिया का हीरो है डायाफ्राम। डायाफ्राम? जी, ये फेफड़ों के ठीक नीचे एक गुंबद के आकार की बड़ी मांसपेशी है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये डायाफ्राम सिकुड़कर नीचे जाता है, जिससे छाती में जगह बनती है। सही। और वैक्यूम की वजह से हवा फेफड़ों में खिंची चली आती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम ढीला होकर वापस ऊपर उठता है, फेफड़ों पर हल्का दबाव डालता है और हवा बाहर। तो ये तो हुई शरीर की वो कमाल की मशीनरी, लेकिन एक बार हवा वहां पहुंच जाए उसके बाद असली खेल शुरू होता है। इस पूरी प्रक्रिया को, जिसे हम बस सांस लेना कह देते हैं, वैज्ञानिक 3 हिस्सों में देखते हैं ना? बिल्कुल। समझने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया है: बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन और आंतरिक श्वसन। चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं। बाह्य श्वसन का मतलब क्या है? बाह्य श्वसन का सीधा मतलब है फेफड़ों के स्तर पर गैसों का आदान प्रदान, मतलब बस सांस लेना और छोड़ना। ओके। मुख्य रूप से 78.5% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और सिर्फ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जब हम उसी हवा को बाहर छोड़ते हैं तो क्या बदलता है? यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। छोड़ी गई हवा में नाइट्रोजन तो उतनी ही रहती है, 78.5%। क्योंकि शरीर उसका इस्तेमाल नहीं करता। सही, लेकिन ऑक्सीजन घटकर 17% रह जाती है। मतलब हमने हर सांस में लगभग 4% ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली। बिल्कुल, और बदले में 4% कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, जो पहले हवा में ना के बराबर थी। तो निष्कर्ष ये है कि शरीर हर सांस में 4% ऑक्सीजन लेता है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। एक और रोचक तथ्य ये है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ जलवाष्प भी निकलता है।
इस तरह हम रोजाना लगभग 400 मिलीलीटर पानी सिर्फ सांस छोड़कर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, तो फेफड़ों ने ऑक्सीजन ले ली। अब दूसरा चरण आता है गैसों का परिवहन। ये ऑक्सीजन शरीर की अरबों कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है? ये काम हमारे शरीर की सुपर फास्ट डिलीवरी सर्विस यानी हमारा रक्त करता है। ब्लड? हाँ, ब्लड। रक्त में एक खास प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन एक टैक्सी की तरह काम करता है। टैक्सी? हाँ, जैसे ही हवा फेफड़ों की कूपिका तक पहुंचती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के अणुओं को पकड़ लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। फिर ये रक्त प्रवाह के साथ पूरे शरीर में घूमता है और हर कोशिका के दरवाजे पर ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है। ये तो ऑक्सीजन की जाने की बात हुई। अब कोशिकाओं में जो कचरा यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो वापस फेफड़ों तक कैसे आता है? वो थोड़ा ज्यादा जटिल है। ये 3 तरीकों से वापस आती है। लगभग 10 से 20% हिस्सा तो हीमोग्लोबिन ही वापस ले आता है। ओके। करीब 7% प्लाज्मा में घुलकर आती है, लेकिन सबसे ज्यादा यानी लगभग 70% बाइकार्बोनेट के रूप में परिवर्तित होकर रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचती है। बाइकार्बोनेट? हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलकर एक सुरक्षित और स्थिर रूप में बदलने का शरीर का तरीका है ताकि इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर, आंतरिक श्वसन। ये क्या है? हाँ, इसे कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यही वो असली प्रक्रिया है जहाँ कोशिका के अंदर भोजन से ऊर्जा बनती है। मतलब असली काम यही होता है? बिल्कुल। और ये 2 तरीकों से हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कोशिका के पास ऑक्सीजन है या नहीं। तो पहला तरीका कौन सा है? पहला है अनॉक्सी श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। बिना ऑक्सीजन के? हाँ, ये प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होती है। इसमें ग्लूकोज का अणु पूरी तरह से नहीं टूट पाता। वो टूटकर लैक्टिक एसिड और बहुत थोड़ी सी मतलब सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा बनाता है। अरे, तो जिम में अगले दिन जो मांसपेशियों में दर्द होता है, उसका असली गुनाहगार यही लैक्टिक एसिड है। मैं तो हमेशा सोचता था कि ये बस मसल्स के टूटने से होता है। बिल्कुल सही पकड़ा। जब हम बहुत तेजी से व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों को ऊर्जा तो चाहिए, लेकिन खून उतनी तेजी से ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पाता। तब वो बिना ऑक्सीजन के ही काम चलाने लगती हैं। सही। इसी प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड बनता है जो मांसपेशियों में जमा हो जाता है और हमें थकान और दर्द महसूस होता है। तो फिर दूसरा प्रकार ऑक्सीश्वसन इससे कहीं ज्यादा बेहतर होना चाहिए? बहुत ज्यादा कुशल। ऑक्सीश्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये 2 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस, वो कोशिका द्रव्य में होता है, लेकिन असली जादू होता है दूसरे चरण में, जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं, और ये कोशिका के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और इसमें ऊर्जा का उत्पादन कितना होता है? इसमें ग्लूकोज का अणु पूरी तरह से टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बहुत सारी ऊर्जा बनाता है। अगर ऊर्जा का गणित देखें तो ग्लाइकोलाइसिस से 2 एटीपी और क्रेब्स साइकिल से 36 एटीपी मिलते हैं। यानी कुल 38 एटीपी? जी, कुल मिलाकर एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी ऊर्जा। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अनॉक्सी श्वसन के 2 एटीपी की तुलना में 19 गुना ज्यादा ऊर्जा है। 19 गुना? हाँ, और यही वो वजह है जिसके कारण हम जैसे बड़े और जटिल जीव इस धरती पर मौजूद हो सकते हैं। सिर्फ 2 एटीपी की ऊर्जा पर जीवन शायद बैक्टीरिया के स्तर पर ही सीमित रह जाता। चलिए, अब अगला अध्याय देखते हैं, उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये उत्सर्जन है क्या? देखिए, हमारे शरीर में जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म, उससे कई हानिकारक कह सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया और यूरिया। इन्हीं पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, बस वही उत्सर्जन है। और जो अंग इस काम में मदद करते हैं उन्हें मिलाकर उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई जूसर मशीन हो। हाँ बिल्कुल, जैसे मशीन जूस निकालकर कचरा अलग कर देती है, वैसे ही शरीर भी पोषक तत्व रखकर अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल देता है। अच्छा, तो मुख्य रूप से कौन कौन से पदार्थ हैं जो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं? मुख्य रूप से 4 हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो फेफड़ों से निकलती है। ठीक है। फिर पसीना है, वो त्वचा से। और फिर सबसे जरूरी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब नाइट्रोजन वाले अपशिष्ट हैं। और इस काम को करने वाले मुख्य अंग कौन से हैं? अंग भी 4 ही प्रमुख हैं। किडनी यानी वृक्क, जो मूत्र के रूप में यूरिया निकालती है। ये तो मुख्य उत्सर्जी अंग हो गया। हाँ, ये सबसे मुख्य है। फिर फेफड़े, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तीसरा है यकृत, मतलब लिवर, ये हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलता है। और चौथा त्वचा, स्किन, जो पसीने के रूप में अतिरिक्त पानी और लवण बाहर निकालती है। अच्छा, तो क्या सभी जीव एक ही तरह का नाइट्रोजन वाला कचरा निकालते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी आधार पर जीवों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। 4 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहले है अमोनोटेलिक, ये सीधे अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं।
अमोनिया बहुत ज्यादा विषैला होता है, तो उसे निकालने के लिए बहुत पानी चाहिए। मतलब पानी में रहने वाले जीव जैसे मछलियां। बिल्कुल, मछलियां, अमीबा, जो भी जलीय जंतु हैं। ठीक है, और दूसरा प्रकार? दूसरे हैं यूरियोटेलिक। ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं जो अमोनिया से कम विषैला होता है। जैसे हम इंसान। हाँ, हम सब स्तनधारी इसी में आते हैं। फिर तीसरे यूरिकोटेलिक? सही, यूरिकोटेलिक। ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं जैसे पक्षी। अच्छा, तभी उनकी बीट में वो सफेद हिस्सा होता है। जी, वो यूरिक एसिड ही है। और चौथे हैं ग्वैनोटेलिक। ग्वैनोटेलिक, ये तो कम सुना है। हाँ, ये ग्वैनिन का उत्सर्जन करते हैं जैसे मकड़ी और बिच्छू। कमाल है। अच्छा, अब इन अंगों के काम को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। त्वचा से शुरू करें। जरूर। त्वचा में श्वेत ग्रंथियां होती हैं, मतलब स्वेट ग्लैंड्स। इनसे पसीना निकलता है, तो जो भी अतिरिक्त पानी और नमक है वो बाहर चला जाता है। और तेल ग्रंथियां भी होती हैं। हाँ, सेबेशियस ग्लैंड्स, वो तेल के साथ कुछ अपशिष्ट निकालती हैं। और फेफड़े? फेफड़े तो बहुत सीधा काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो ये दोनों चीजें बाहर निकलती हैं। ठीक है, अब आते हैं यकृत पर, लिवर पर। इसकी क्या भूमिका है? यकृत मतलब लिवर हाँ। का काम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर में जो जहरीला अमोनिया बनता है ना, हाँ। ये उसे कम जहरीले यूरिया में बदल देता है। अच्छा। और यही यूरिया है जो बाद में किडनी के जरिए शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसी वजह से पेशाब अगर कुछ देर पड़ा रहे तो उसमें से गंध आने लगती है। बिल्कुल सही पकड़ा। बैक्टीरिया उस यूरिया को वापस अमोनिया में तोड़ देते हैं और वो गंध उसी अमोनिया की होती है। समझ गया। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण अंग पर, किडनी। हाँ, किडनी। मनुष्य में 2 होती हैं, पेट में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ। हर एक का वजन लगभग 140 से 180 ग्राम के बीच होता है। और इनके चारों ओर सुरक्षा के लिए एक झिल्ली होती है ना? जी, पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं उसे। तो किडनी के अंदर की बनावट कैसी होती है? इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। जो बाहरी हिस्सा है वो है कॉर्टेक्स और अंदरूनी हिस्सा है मेड्यूला। कॉर्टेक्स और मेडुला। और किडनी का मुख्य काम? इसका मुख्य काम है खून को छानना, और ये काम इसकी एक बहुत ही छोटी कार्यात्मक इकाई करती है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। बिल्कुल, नेफ्रॉन। हर किडनी में करीब 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख? हाँ, इसीलिए किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो असल में खून को साफ करने का काम ये नेफ्रॉन ही कर रहा है। इसकी संरचना कैसी होती है? नेफ्रॉन के कुछ मुख्य भाग हैं। सबसे पहले है ग्लूमेरुलस। ग्लोमेरुलस। हाँ, ये रक्त वाहिकाओं का एक जाल जैसा है। यहीं पर खून पहली बार छनता है, एक तरह की छन्नी कह सकते हैं। और इस छन्नी को एक कप जैसी संरचना घेरे रहती है, उसे कहते हैं बोमन कैप्सूल। ये छने हुए पदार्थ को इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, तो खून छन गया और बोमन कैप्सूल में आ गया। अब आगे? अब वो तरल एक लंबी घुमावदार नली में जाता है, पीसीटी। पीसीटी मतलब? समीपस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ पर उस छने हुए पदार्थ में से 70 से 80% जरूरी चीजें जैसे पानी, खनिज, बाइकार्बोनेट, ये सब वापस सोख ली जाती हैं। मतलब रिसाइकलिंग यहीं से शुरू हो जाती है? हाँ, और ये मूत्र के पीएच को भी नियंत्रित करती है। इसके बाद तरल कहाँ जाता है? इसके बाद वो एक यू आकार की नली में जाता है, हेनले लूप। हेयरपिन जैसा? बिल्कुल, हेयरपिन जैसा। यहाँ पर और पानी और सोडियम क्लोराइड का अवशोषण होता है। अच्छा। इसके बाद है डीसीटी मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ जो भी थोड़ा बहुत अवशोषण बचा होता है वो पूरा हो जाता है। और आखिर में? आखिर में जो अपशिष्ट बचता है, जिसे अब हम मूत्र कह सकते हैं, वो संग्रह नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता है। समझ गया। तो नेफ्रॉन में मूत्र बनने के बाद ये शरीर से बाहर कैसे निकलता है? इसका भी एक तय रास्ता है। सबसे पहले मूत्रवाहिनियां हैं, यानी यूरेटर्स। ये 2 नलिकाएं हैं जो किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है? करीब 25 से 30 सेंटीमीटर। ये मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये एक तरह का स्टोरेज टैंक हो गया। हाँ, एक थैली जैसा अंग। ये करीब 300 से 500 मिलीलीटर मूत्र जमा कर सकता है। और हमें पता कैसे चलता है कि ये भर गया है? जब ये 2/3 भर जाता है ना, तो दिमाग को सिग्नल जाता है पेशाब करने के लिए। और फिर मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा से मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है। जी बिल्कुल। उत्सर्जन तंत्र से जुड़े कुछ और जरूरी तथ्य हैं जो हमें जानने चाहिए। हाँ, कुछ आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। जैसे किडनी हर मिनट 125 मिलीलीटर खून फिल्टर करती है। हर मिनट? हाँ, और पूरे दिन में ये लगभग 180 लीटर हो जाता है। 80 लीटर? ये तो बहुत ज्यादा है ना? और सामान्य मूत्र में 95% तो पानी ही होता है। करीब 2.7% यूरिया, 2% खनिज लवण और बस 0.3% यूरिक एसिड। मूत्र का जो हल्का पीला रंग होता है वो किस वजह से? वो यूरोक्रोम नाम के एक वर्णक के कारण होता है। अच्छा, और इसका पीएच मान? इसका पीएच मान 6 होता है, मतलब ये हल्का अम्लीय है, एसिडिक। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? लगभग 1.5 से 2.5 लीटर। और किडनी में जो पथरी बनती है वो किस चीज की होती है? वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। और अगर किसी की किडनी काम करना बंद कर दें तो? जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो शरीर में जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं।
ऐसी स्थिति में एक मशीन का उपयोग करके खून को कृत्रिम रूप से फिल्टर किया जाता है। इसी को डायलिसिस कहते हैं। हाँ, इसी प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं, तंत्रिका तंत्र। जी, तो सबसे पहले ये तंत्रिका तंत्र है क्या, इसका मुख्य काम क्या होता है? देखिए, तंत्रिका तंत्र को आप एक तरह से शरीर का पूरा कंट्रोल, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन सिस्टम मान सकते हैं। कंट्रोल और कम्युनिकेशन। जी, इसमें 3 मुख्य चीजें आती हैं, हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन, फिर मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं मतलब नर्व्स। और इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए कुछ भागों में बांटा गया होगा। हाँ, इसे 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ठीक है। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा स्वचालित तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और परीक्षा के लिहाज से लगभग 98% सवाल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ही बनते हैं। अच्छा, तो फिर इसी से शुरू करते हैं। और इसमें भी जाहिर है सबसे पहले मस्तिष्क की बात होगी। कुछ मुख्य बातें क्या हैं इसके बारे में? सबसे पहली और दिलचस्प बात है इसका वजन। एक औसत इंसान के मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 ग्राम होता है। 1350 ग्राम्स। जी। और ये शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% है। सिर्फ 2%? ये तो बहुत कम है। हाँ, लेकिन ये 2% का अंग हमारे शरीर की कुल ऑक्सीजन और खून का 20% अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। 20%? मतलब शरीर की सारी ऊर्जा का 5वां हिस्सा सिर्फ दिमाग को चलाने में लग जाता है। बिल्कुल। और इतने जरूरी अंग के लिए इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जबरदस्त होती है। हाँ, वो तो होगी ही। कैसे होती है इसकी सुरक्षा? सबसे बाहर तो क्रेनियम नाम की एक हड्डी का खोल है। एक मजबूत हेलमेट समझिए जो 8 हड्डियों से बना है। अच्छा, एक नेचुरल हेलमेट। जी। फिर उस हेलमेट के नीचे मेनिंजेस नाम की एक झिल्ली होती है। इसकी 3 परतें होती हैं, ड्यूरामेटा, एराक्नॉइड और पायामेटा। संक्रमण हो जाता है तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। और आपको शायद पता हो, समाज सुधारक राजा राममोहन रॉय की मृत्यु इसी बीमारी की वजह से हुई थी। ओह, अच्छा। चलिए अब मस्तिष्क की बनावट पर आते हैं। इसके मुख्य हिस्से कौन कौन से हैं? मस्तिष्क को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे बड़ा अगला हिस्सा जिसे अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन कहते हैं। फोरब्रेन। बीच का छोटा हिस्सा मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। और पिछला हिस्सा पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो सबसे बड़े वाले हिस्से मतलब अग्र मस्तिष्क से शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? अग्र मस्तिष्क में भी 3 हिस्से हैं। पहला और सबसे जरूरी है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। ये पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा है। 2/3 मतलब सबसे बड़ा? जी, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी याददाश्त, इच्छा शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, ये सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। मतलब जो चीज हम बनाती है वो यही सेरिब्रम है। और बाकी 2 हिस्से कौन से हैं? दूसरा हिस्सा है थैलेमस। ये बाहरी वातावरण का एहसास कराता है। बाहरी वातावरण मतलब जैसे कोई चीज ठंडी है या गर्म, बाहर कोई दर्द हो रहा है या किसी ने छुआ है, ये सारी जानकारी थैलेमस ही बताता है। अच्छा, और तीसरा है हाइपोथैलेमस। ये शरीर के अंदरूनी मामलों को देखता है, जैसे शरीर का तापमान कंट्रोल करना या अंदरूनी दर्द जैसे पेट दर्द या सिर दर्द। ओके। और तो और भूख, प्यार, गुस्सा, ये सारी भावनाएं भी यहीं से नियंत्रित होती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब थैलेमस बाहरी दर्द को और हाइपोथैलेमस अंदरूनी दर्द को कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही। ठीक है, अब आते हैं बीच के हिस्से मध्य मस्तिष्क पर। ये तो सबसे छोटा भाग है। हाँ, ये सबसे छोटा है। इसका मुख्य काम हमारी देखने और सुनने की शक्ति को नियंत्रित करना है। और साथ ही ये ऊपर के मस्तिष्क को नीचे स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम भी करता है। ठीक है, और तीसरा भाग पश्चिम मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन? इसके भी 3 हिस्से हैं। पहला है अनुमस्तिष्क जिसे सेरेबेलम या छोटा दिमाग भी कहते हैं। हाँ, छोटा दिमाग। इसका सबसे जरूरी काम शरीर का संतुलन बनाना है ना? एकदम सही। हमारे शरीर का पूरा बैलेंस यही बनाता है। हमारी ऐच्छिक क्रियाएं, मतलब जो काम हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे हाथ पैर हिलाना, वो सब इसी के कंट्रोल में है। अच्छा, तभी ज्यादा शराब पीने के बाद लोग लड़खड़ाने लगते हैं। मतलब शराब सीधे इसी छोटे दिमाग पर असर करती है। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा। अल्कोहल सेरेबेलम के काम को धीमा कर देता है, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। और पश्चिम मस्तिष्क के दूसरे हिस्से कौन से हैं? दूसरा हिस्सा है पोन्स वेरोलाई। ये हमारी सांस लेने की क्रिया को नियंत्रित करता है। और तीसरा और सबसे जरूरी है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाँ। इसका काम क्या है? ये हमारे शरीर की उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब अनैच्छिक क्रियाएं? जी, अनैच्छिक क्रियाएं। जी। जैसे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, पाचन, छींकना, उल्टी आना, इन सब पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। ये सब मेडुला संभालता है। अच्छा, तो ये तो हुई मस्तिष्क की बात। जी। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दूसरा हिस्सा था मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। इसका क्या काम है? स्पाइनल कॉर्ड का जो मुख्य काम है वो है प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे मान लीजिए आपका हाथ गलती से किसी गर्म चीज पर लग गया तो आपका हाथ तुरंत पीछे हट जाता है बिना सोचे। हाँ, बिल्कुल। ये काम स्पाइनल कॉर्ड ही करता है।
ऐसी इमरजेंसी में वो दिमाग तक सिग्नल जाने का इंतजार नहीं करता, खुद ही फैसला ले लेता है। इससे दिमाग को जरूरी कामों के लिए थोड़ा आराम मिल जाता है। बहुत बढ़िया। अब संक्षेप में परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बताइए। इसमें वो सारी तंत्रिकाएं आती हैं जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलकर पूरे शरीर में फैलती हैं। परीक्षा के लिए इसमें 2 आंकड़े सबसे जरूरी हैं। क्या? पहला, मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं और दूसरा, मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। 12 और 31। ये संख्या सीधे सीधे पूछी जाती है जी। ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और आखिरी, स्वचालित तंत्रिका तंत्र। जी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे अंदरूनी अंगों के काम को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। इसके 2 प्रकार हैं। पहला है अनुकंपी तंत्र या सिंपैथेटिक। ये डर या तनाव की स्थिति में शरीर को तैयार करता है। लड़ो या भागो वाली स्थिति के लिए? बिल्कुल। ये दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इसके लिए ये एड्रेनालिन हार्मोन का इस्तेमाल करता है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है परानुकंपी तंत्र यानी पैरासिम्पैथेटिक। ये शरीर को वापस सामान्य स्थिति में लाता है। मतलब शांत करता है। हाँ, बढ़ी हुई हृदय गति और ब्लड प्रेशर को कम करता है और शरीर को रेस्ट मोड में ले आता है। ये तो बहुत अच्छे से समझ आया। आखिर में मस्तिष्क से जुड़ी कोई एक प्रमुख बीमारी जिसके बारे में जानना जरूरी हो? एक बहुत प्रमुख बीमारी है अल्जाइमर रोग। भूलने की बीमारी? जी, आम भाषा में इसे भूलने की बीमारी ही कहते हैं। ये ज्यादातर 60 साल की उम्र के बाद होती है और इसमें धीरे धीरे व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होने लगती है। इसमें दिमागी कोशिकाएं मरने लगती हैं। सबसे दुखद बात यह है कि यह यादों को चुरा लेता है। मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जो अपने बच्चों को नहीं पहचान पाते, लेकिन उन्हें 50 साल पहले सुना कोई गाना शब्द दर शब्द याद होता है। दिमाग वाकई एक बहुत ही अजीब और पेचीदा मशीन है। ठीक है, तो चलिए अगला अध्याय देखते हैं, न्यूरॉन। तो सबसे पहले ये है क्या? न्यूरॉन ये हमारे नर्वस सिस्टम की, मतलब तंत्र का तंत्र की सबसे बुनियादी इकाई है। सबसे बुनियादी इकाई मतलब जैसे एक घर ईंटों से बनता है, वैसे ही हमारा पूरा नर्वस सिस्टम इन न्यूरॉन्स से बना है। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा दिमाग एक सेंट्रल कंप्यूटर है तो न्यूरॉन्स वो केबल हैं, वो तार हैं जो पूरे शरीर में सूचनाओं को लाते और ले जाते हैं। अच्छा। शरीर में जितना भी कंट्रोल है, संचालन है, तालमेल है, सब इन्हीं की वजह से होता है। और इनकी संख्या तो मतलब हैरान करने वाली है। कहीं पढ़ा था मैंने कि हमारे शरीर में 100 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। जी, 100 अरब से भी ज्यादा। और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी है। सबसे लंबी कोशिका? हाँ। और यहाँ एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। वो क्या है? वो ये कि न्यूरॉन्स में कोशिका विभाजन नहीं होता। कोशिका विभाजन नहीं होता मतलब इनमें खुद को ठीक करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। यही वजह है कि दिमाग में लगी चोट वो जल्दी ठीक नहीं होती। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि हेलमेट पहनना इतना जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर चलिए अब इसकी बनावट को थोड़ा खोलकर देखते हैं। इसके मुख्य हिस्से क्या क्या होते हैं? देखिए, हर न्यूरॉन के कुछ मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे पहले आता है डेंड्राइट। जी। ये किसी पेड़ की टहनियों जैसी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम है संदेशों को पकड़ना। ये एक तरह के एंटीना है। अच्छा, तो ये सिग्नल को रिसीव करते हैं। बिल्कुल। और डेंड्राइट से मिली हुई जो सूचना है वो जाती है सेल बॉडी में। इसे कोशिका कार भी कहते हैं। ये न्यूरॉन का मेन हिस्सा है जिसमें उसका केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो सिग्नल डेंड्राइट से सेल बॉडी में आया, अब आगे? अब सेल बॉडी से एक लंबी पूंछ जैसी संरचना निकलती है। हाँ। उसे एक्सॉन कहते हैं। हाँ। इसका काम है सूचना को सेल बॉडी से दूर ले जाना, अगले न्यूरॉन तक। तो ये एक तरह का ट्रांसमिशन केबल हो गया। एकदम सही। और इस एक्सॉन के ऊपर एक पीला सा कवर होता है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ? ये किस चीज से बना होता है? ये श्वान कोशिकाओं से बना होता है और इसका काम बहुत जरूरी है। ये सूचना के प्रवाह को, मतलब सिग्नल की स्पीड को तेज करने में मदद करता है। अरे वाह। और एक्सॉन का जो अंतिम सिरा है उसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। वहीं से संदेश आगे भेजा जाता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जहां तक मुझे पता है। हाँ। वो ये कि 2 न्यूरॉन्स आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं होते हैं ना? बिल्कुल सही। उनके बीच में एक बहुत छोटा सा खाली स्थान होता है। एक गैप। तो फिर सिग्नल आगे कैसे जाता है? उस खाली स्थान या अंतराल को ही सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स? हाँ। अत्यधिक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से सूचना दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचती है तो वो इसी सिनेप्स को पार करके जाती है। और मजे की बात यह है कि सूचना के इस लेन देन की जो पूरी प्रक्रिया है उसे भी सिनेप्स ही कहते हैं। ये तो कमाल है। मतलब सिग्नल एक खाली जगह को कूद कर पार करता है। एक तरह से, हाँ। ठीक है, अब ये तो हुई बनावट की बात, पर क्या ये सभी न्यूरॉन्स एक ही तरह का काम करते हैं या इनके प्रकार भी होते हैं? नहीं, काम के आधार पर इनके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार? कौन कौन से? पहले हैं संवेदी न्यूरॉन, जिन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं। संवेदी यानी जो संवेदना या सेंस से जुड़े हों? बिल्कुल। ये न्यूरॉन्स हमारे संवेदी अंगों से, जैसे त्वचा, आंख, कान, वहां से जानकारी लेकर दिमाग तक पहुंचाते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए आपके पैर में कांटा छुप गया, तो वो जो दर्द का संदेश है वो दिमाग तक यही सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर जाते हैं। तो फिर दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं चालक न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन। ये संवेदी न्यूरॉन से ठीक उल्टा काम करते हैं। उल्टा मतलब? मतलब ये दिमाग से निर्देश लेकर शरीर के अंगों तक पहुंचाते हैं।
जैसे उसी कांटे वाले उदाहरण में जब दिमाग पैर को हटाने का आदेश देता है तो वो आदेश मोटर न्यूरॉन्स के जरिए ही पैर की मांसपेशियों तक जाता है। अच्छा, तो सेंसरी न्यूरॉन ने बताया कि कांटा चुभा और मोटर न्यूरॉन ने कहा पैर हटाओ। एकदम सही। और तीसरा प्रकार को कहते हैं मध्यस्थ न्यूरॉन। इन्हें मिश्रित कोशिका भी कहा जाता है। मध्यस्थ मतलब बीच वाले। हाँ, इनका काम है संवेदी और चालक न्यूरॉन्स के बीच संकेतों का लेन देन करना। ये दोनों के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। तो ये एक तरह के कनेक्टर हो गए जो इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ते हैं। बिल्कुल, ये तीनों मिलकर ही पूरे सिस्टम को चलाते हैं। ये तो वाकई में एक बहुत ही अद्भुत नेटवर्क है। तो अगर संक्षेप में कहें तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो तांत्रिक कोशिका है, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, प्रजनन तंत्र। जी। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रजनन या जनन है क्या। ये वो प्रक्रिया है जिससे जीव अपने जैसे नए जीव बनाते हैं ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। बिल्कुल, और इस प्रक्रिया में जो भी अंग मदद करते हैं उन सबको मिला के हम प्रजनन तंत्र कहते हैं। सही। एक और बात, मानव एक लिंगी और जरायुज मतलब विविपेरस। विविपेरस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो सीधे शिशु को जन्म देते हैं। दूसरी तरह के जीव होते हैं अंडज यानी ओविपेरस, जो पहले अंडे देते हैं। अच्छा, अंडों से बच्चे निकलते हैं। हाँ, इसे याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है, ओविपेरस का ओ जो है वो अंडे जैसा दिखता है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। तो प्रजनन के दो प्रकार होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। जी। अलैंगिक में एक ही जीव काफी होता है, उसमें निषेचन नहीं होता, युग्मक नहीं बनते। और लैंगिक में नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। इसमें निषेचन भी होता है और युग्मक भी बनते हैं, मतलब शुक्राणु और अंडाणु दोनों। अच्छा, तो ये कुछ शब्द हैं जो बार बार आएंगे, जैसे आपने कहा युग्मक यानी गैमीट। हाँ, नर युग्मक को हम शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु यानी ओवम कहते हैं। और जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं उस क्रिया को निषेचन कहते हैं, है ना, फर्टिलाइजेशन। एकदम सही। और निषेचन के ठीक बाद जो पहली कोशिका बनती है उसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। तो यही युग्मनज मतलब जाइगोट आगे बढ़ता है। हाँ, यही जाइगोट आगे विकसित होकर पहले भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस और फिर शिशु का जन्म होता है। ये सब शुरू कब होता है? मेरा मतलब है एक खास उम्र होती होगी। बिल्कुल, ये सब यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी से शुरू होता है, जब शरीर में हार्मोन बनने लगते हैं। और इसकी उम्र क्या होती है? लड़कों और लड़कियों में अलग अलग? हाँ, थोड़ी अलग होती है। लड़कियों में ये करीब 10 से 13 साल में और लड़कों में 12 से 14 साल की उम्र में शुरू होता है। चलिए, तो अब पुरुष प्रजनन तंत्र के अंगों पर आते हैं। इसका सबसे मुख्य अंग कौन सा है? इसका प्राथमिक अंग है वृषण यानी टेस्टिस। पुरुषों में एक जोड़ी मतलब 2 वृषण होते हैं। अंडाकार होते हैं ना? हाँ, अंडाकार। और इनके 2 बहुत जरूरी काम हैं। 2 काम? अच्छा, पहला तो जाहिर है शुक्राणुओं का निर्माण करना। जी। और दूसरा है पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एक सवाल जो हमेशा मेरे मन में आता है, ये वृषण शरीर के अंदर क्यों नहीं होते, बाहर एक थैली में क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। ये एक पतली त्वचा की थैली में होते हैं जिसे वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। हाँ, स्क्रोटम। और ये बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि शुक्राणु बनने के लिए शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए। अच्छा, मतलब करीब 34-35 डिग्री सेल्सियस? बिल्कुल, इसीलिए ये शरीर के बाहर होते हैं ताकि वो तापमान बना रहे। तो ये वृषण कोश एक तरह का थर्मोस्टैट हुआ। एकदम सही। ये तापमान को कंट्रोल करता है। सर्दियों में सिकुड़कर वृषण को शरीर के पास ले आता है ताकि गर्मी मिले। और गर्मियों में ये फैलकर उन्हें शरीर से दूर कर देता है ताकि तापमान कम हो सके और शुक्राणु आराम से बन सके। कमाल है। अच्छा, तो इस वृषण के अंदर क्या होता है? ये शुक्राणु बनते कहाँ हैं? वृषण के अंदर बहुत सारी महीन नलिकाएं होती हैं जिन्हें शुक्रजनक नलिकाएं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। असल में शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण इन्हीं नलिकाओं में होता है, इसीलिए इन्हें वृषण की इकाई भी कहते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु यहाँ बन गए। अब क्या वो तैयार है? नहीं, अभी नहीं। बनने के बाद उन्हें परिपक्व होना होता है, मतलब मैच्योर होना होता है। वो कहाँ होता है? इसके लिए वो जाते हैं अधिवृषण में, जिसे एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये वृषण के बाहर एक गांठ जैसी संरचना है। तो ये एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर हो गया। हाँ, कह सकते हैं। यहाँ शुक्राणु परिपक्व होते हैं और कुछ समय के लिए स्टोर भी रहते हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इसके बाद एक नली, जिसे शुक्रवाहिका या वैस डिफरेंस कहते हैं, वो इन परिपक्व शुक्राणुओं को अधिवृषण से आगे ले जाती है। कहाँ तक? शुक्राशय तक यानी सेमिनल वेसिकल तक। अच्छा, शुक्राशय। ये मूत्राशय के नीचे होता है ना? जी। यहाँ पर कुछ ग्रंथियों से निकलने वाले तरल पदार्थ और फ्रुक्टोज शुक्राणुओं के साथ मिल जाते हैं। फ्रक्टोज मतलब चीनी। बिल्कुल। एनर्जी के लिए। बिल्कुल। ये उन्हें ऊर्जा देता है और इस पूरे मिश्रण को हम वीर्य या सीमन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में कुछ और ग्रंथियां भी मदद करती हैं? हाँ, कुछ सहायक ग्रंथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्लैंड? ये वीर्य का लगभग 20% हिस्सा बनाती है, शुक्राणुओं को पोषण और सुरक्षा देती है। और दूसरी है काउपर ग्रंथि यानी काउपर्स ग्लैंड। ये वीर्य निकलने से ठीक पहले एक क्षारीय मतलब अल्कलाइन तरल निकालती है। उसका क्या काम है? देखिए, जिस रास्ते से वीर्य बाहर आता है मतलब मूत्र मार्ग, उसी से मूत्र भी आता है। हाँ, यूरेथ्रा। मूत्र थोड़ा अम्लीय होता है, एसिडिक।
ये तरल उस अम्लता को खत्म कर देता है ताकि शुक्राणुओं को कोई नुकसान ना हो। और रास्ते को चिकना भी बनाता होगा। हाँ बिल्कुल, ताकि वीर्य आसानी से बाहर आ सके। तो मूत्र मार्ग ही वो कॉमन रास्ता है जहां से मूत्र और वीर्य दोनों निकलते हैं। जी, और शिश्न यानी पेनिस बाहरी जनन अंग है जिसका काम शुक्राणुओं को मादा के शरीर में पहुंचाना और मूत्र त्याग करना है। हमने हार्मोन की बात की थी, टेस्टोस्टेरोन, इसका क्या रोल है? टेस्टोस्टेरोन मुख्य पुरुष सेक्स हार्मोन है। पुरुषों में यौवन के समय जो भी बदलाव आते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, हाँ, आवाज का भारी होना, हाँ, और शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर होना, ये सब इसी हार्मोन की वजह से होता है। अच्छा, अब एक और चीज पर आते हैं, पुरुष नसबंदी, जिसे वैसेक्टमी कहते हैं, वो कैसे काम करती है? अब ये समझना बहुत आसान है। आपको वो नली याद है शुक्रवाहिका? वास डेफरेंस, हाँ, जो शुक्राणुओं को आगे ले जाती है। बस वैसेक्टमी में उसी नली को काटकर बांध दिया जाता है। तो उसका मतलब शुक्राणु बनते तो हैं पर वीर्य तक पहुंच नहीं पाते। एकदम सही, वो वीर्य का हिस्सा नहीं बन पाते और इस तरह गर्भधारण को रोक दिया जाता है। तो अब सीधे महिला प्रजनन तंत्र के अंगों पर आते हैं। सबसे पहले अंडाशय यानी ओवरीज, हाँ, ये सबसे अहम हिस्सा है। महिलाओं में एक जोड़ी मतलब 2 अंडाशय होते हैं और इनका मुख्य काम है अंडाणु यानी ओवम बनाना। अंडाणु बनाना, और एक और बहुत जरूरी काम है हार्मोन बनाना। और हाँ, एक फैक्ट ये भी है कि अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अच्छा, तो हार्मोन्स की बात करें, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो नाम सबसे ज्यादा सुनने में आते हैं। हाँ, एस्ट्रोजन को हम प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन कह सकते हैं। यही स्तनों का विकास और मासिक धर्म चक्र जैसी महिला यौन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है। और प्रोजेस्टेरोन? प्रोजेस्टेरोन का मुख्य काम शरीर को गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना है। ये एक तरह से मैनेजर है। ठीक है, तो अंडाशय से जब अंडाणु निकलता है तो उसका अगला पड़ाव क्या होता है? वो जाता है अंडवाहिनी में, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये भी एक जोड़ी होती है, मतलब 2। इनका काम है अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाना। बिल्कुल, और इसका एक सिरा ना झालर जैसा होता है, उसे फिम्बरी कहते हैं। वो अंडाणु को पकड़ने का काम करता है। अच्छा, और सबसे जरूरी बात जो एग्जाम में भी पूछी जाती है, वो ये है कि शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन इसी फैलोपियन ट्यूब में होता है, गर्भाशय में नहीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो निषेचन के बाद जो जाइगोट बनता है वो फिर आगे गर्भाशय की तरफ बढ़ता है। तो अगली मंजिल है गर्भाशय यानी यूट्रस। हाँ, ये एक खोखला और पेशियांग है। जब जाइगोट यहाँ पहुंचता है तो वो इसकी दीवार से जुड़ जाता है, जिसे हम रोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। और फिर भ्रूण का पूरा विकास वो 9 महीने तक यहीं होता है। बिल्कुल, गर्भाशय हर महीने खुद को गर्भधारण के लिए तैयार भी करता है। ठीक है, फिर आता है योनि या वेजाइना। हाँ, ये बच्चे के जन्म के लिए बर्थ कैनाल का काम करती है, और इसके मुख पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे हाइमन कहते हैं, जो शारीरिक परिश्रम, व्यायाम या लैंगिक संपर्क से टूट सकती है। सही। इसके अलावा कुछ बाहरी अंग भी होते हैं, जैसे क्लिटोरिस जो एक संवेदनशील संरचना है, और लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा। तो अगर पूरी प्रक्रिया को हम कुछ चरणों में बांटें तो वो क्या होंगे? देखिए, सबसे पहला चरण है युग्मक जनन यानी गैमीट्स का बनना, शुक्राणु और अंडाणु। फिर दूसरा चरण वीर्यरोपण या इंसेमिनेशन, मतलब शुक्राणुओं का मादा जनन तंत्र तक पहुंचना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, निषेचन, जो फैलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण, फिर रोपण मतलब भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से जुड़ना, और फिर आता है गर्भकाल यानी जेस्टेशन। हाँ, जो लगभग 9 महीने का होता है गर्भाधारण से लेकर शिशु के जन्म तक। इस गर्भकाल के दौरान एक बहुत जरूरी चीज बनती है, अपरा या प्लेसेंटा। हाँ, प्लेसेंटा एक अस्थायी ऊतक है जो सिर्फ गर्भावस्था में बनता है। ये एक तरह से माँ और भ्रूण के बीच का कनेक्शन है। मतलब ये माँ के शरीर से भ्रूण तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। बिल्कुल, इसी से भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, ये तो तब हुआ जब अंडाणु का निषेचन हो जाता है, लेकिन अगर निषेचन ना हो तो क्या होता है? तो मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया होती है। अगर अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ तो गर्भाशय ने जो तैयारी की थी वो मोटी आंतरिक परत टूट जाती है, और वो रक्त के रूप में योनि से बाहर निकल जाती है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। सही। 2 पीरियड्स के बीच का समय औसतन 28 दिन का होता है, और रक्तस्राव लगभग 4 से 5 दिन तक चलता है। इस 28 दिन के चक्र के भी तो अलग अलग चरण होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, पहले 1 से 5 दिन मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब रक्तस्राव। फिर आता है ऑडिक्यूलर चरण, लगभग 6 से 14वें दिन तक। इसमें रक्तस्राव बंद हो जाता है और गर्भाशय की परत फिर से मोटी होने लगती है। और फिर आता है सबसे जरूरी दिन, ओव्यूलेशन, लगभग 14वां दिन, जब अंडाशय से अंडाणु निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। गर्भधारण के लिए यह सबसे उपयुक्त समय होता है। और इसके बाद आता है सिक्रेटरी चरण, 15वें से 28वें दिन तक। अगर निषेचन नहीं हुआ तो अंडाणु टूटने लगता है और गर्भाशय की परत अगले चक्र में टूटने के लिए तैयार हो जाती है। इसी के आधार पर सेफ टाइम का कॉन्सेप्ट भी काम करता है। हाँ, पीरियड्स के 1 हफ्ते बाद और 1 हफ्ते पहले का समय, जब गर्भधारण की संभावना कम होती है, लेकिन यह 100% भरोसेमंद नहीं होता।
एक महिला के जीवन में इस चक्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव भी होते हैं। बिल्कुल। जब यौवनारंभ में पहला मासिक चक्र शुरू होता है उसे रजोदर्शन या मिनार्की कहते हैं। और ये लगभग 12 से 50 साल की उम्र तक चलता है, जिसे प्रजनन काल कहते हैं। हाँ, और जब मासिक धर्म चक्र स्थायी रूप से बंद हो जाता है उसे रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। तब अंडाणु बनना बंद हो जाते हैं। अब कुछ संबंधित विषयों पर बात करते हैं, जैसे ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी को आम भाषा में महिला नसबंदी कहते हैं। इसमें फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इससे शुक्राणु और अंडाणु मिल ही नहीं पाते। सही कहा, ये निषेचन को ही रोक देता है। और एक और विषय जो काफी चर्चा में रहता है वो है सरोगसी। सरोगसी, जिसे किराए की कोख भी कहते हैं। ये उन दंपतियों के लिए एक विकल्प है जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इसमें प्रक्रिया क्या होती है? इसमें दंपत्ति के शुक्राणु और अंडाणुओं को लैब में निषेचित किया जाता है और फिर उस युग्मनज को एक दूसरी महिला यानी सरोगेट मदर के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। हाँ, तो बच्चा आनुवांशिक रूप से उस दंपत्ति का ही होता है, लेकिन उसे जन्म सरोगेट मदर देती है। तो आज हमने देखा कंप्लीट बायोलॉजी का पार्ट 1। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और अपने तैयारी को नए लेवल पर ले जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं इसके दूसरे और अंतिम पार्ट के साथ। नमस्कार।